हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफ़िशियली बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए क्लास 10th का साइंस यानी विज्ञान का मॉडल पेपर है। आप लोग देख सकते हो, ये आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ-साथ इसके जो इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को भी हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। चाहे वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हमने देखा था किस लिए सॉल्व करेंगे और पूरा बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो ये जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा केवल इसका ये आंसर बता दिया ये हो गया, नहीं। इससे रिलेटेड जो भी अगर क्वेश्चन बनता है उसको भी मैं आपको डिटेल में मतलब बताता जाऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा था जो 2023 का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था ना, और 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, तो उस बोर्ड एग्जाम में 2023 के जो मॉडल पेपर जारी किए गए थे सारे सब्जेक्ट हमने देखा था। एक तो सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए थे। सारे के सारे क्वेश्चन मीन्स आप जानते हो कि जैसे साइंस का हो गया, हिंदी का हो गया या मैथ का, किसी भी सब्जेक्ट का 7 सेटों का पेपर होता है। तो सभी सेटों में किसी सेट में मान लो 20 मार्क का इसमें से आ गया प्रश्न, किसी में 15 मार्क का, किसी में 25 मार्क का, ऐसे आता था। तो ऐसे तो आएगा ही आएगा। और हमने ये भी देखा था कि जिसमें मतलब ये जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, तो इसमें एक ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए थे। तो इसलिए ये जो मॉडल पेपर है ना, इसको सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अच्छे से पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर आप फरवरी में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में बैठने वाले हो तो ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। और बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही यार, इस वीडियो को ना बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत मतलब लगेगी। अभी तो मैं शूट कर रहा हूँ, समझ जाओ, इसको शूट करना, एडिट करना, अपलोड करना बहुत मेहनत लगेगी। तो बस मैं इतना आपसे कहूँगा कि बस अपने आप सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले आपके दोस्त हैं, सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को आप पहुँचा देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो मैंने ये तो जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उधर, उनका पहले से देखो ये सॉल्यूशन कर रखा है एकदम अच्छे से। एक एक क्वेश्चन का देख सकते हो। अगर फिगर की जरूरत है कहीं पे तो देखो हमने फिगर भी अच्छे से पहले से ही यहाँ पे बनाकर ऐड कर रखा है, जिससे आपको आसानी से सारी चीज़ें समझा सकूँ। ठीक, तो चलो पहले तो हम लोग ये जो एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और बाकी इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ वोडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो सबसे पहले खंड अ रहेगा, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और जिसमें 3 उपखंड रहेंगे। उपखंड क, ख और ग। 3 उपखंडों में आप जानते हो कि आपकी साइंस 3 पार्ट में बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो तीनों के एक उपखंड क में, एक उपखंड ख में और एक उपखंड ग में, तीनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो चलो उपखंड क में देखो ये फिजिक्स के दिए हुए हैं, तो इनको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है आप पढ़ो। यहाँ पे देखो, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है, यहाँ पे खाली स्थान दे दिया है, कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है यहाँ पे आपको मान लो भरना है। और यहाँ पे चार्ट है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस या समतल दर्पण। देखो त्रिज्या तो हो नहीं सकता, इसका तो कोई मतलब नहीं है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, यहाँ बोल दिया भाई पारदर्शी माध्यम यानी जिसके आर पार देखा जा सके। तो भाई दर्पण के तो आर पार देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि दर्पण चाहे वो आपका उत्तल हो गया, अवतल हो गया या समतल हो गया, आप जानते हो कि उनके पीछे से कलई किया हुआ होता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जो मतलब मान लो ऑब्जेक्ट होती है, उसका यहाँ पे पढ़कर फिर रिफ्लेक्शन इधर आता है, तो यहाँ इमेज दिखती है। तो इसलिए दर्पण तो हो ही नहीं सकता, इसमें जो भी दर्पण है उसको हम लोग काट देते हैं, क्योंकि दर्पण पारदर्शी नहीं होता है। ठीक, तो अब आपका लेंस होगा, बिल्कुल लेंस होगा। और लेंस में भी आप पता कर सकते हो कि कौन सा लेंस होगा। देखो जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, तो लेंस में आपके 2 प्रकार के लेंस हो गए भाई, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, एक आपका उत्तल लेंस हो गया। चलो यहाँ पे जैसे मैं आपका एक फिगर टाइप का बना देता हूँ, रफ फिगर। ठीक है, ये हम लोग का एक लेंस हो गया, और एक हम लोग का इस टाइप का लेंस होता है। ठीक है, ये हम लोग के 2 प्रकार के लेंस होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग का ये होता है उत्तल लेंस और ये होता है आपका अवतल लेंस। ठीक है,
तो देखो उत्तल लेंस में दोनों गोलीय पृष्ठ, मैं यहाँ कह रहे हैं कि दोनों पृष्ठ गोलीय हो, तो इसके पृष्ठ उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ गोलीय हैं। तो यही आपका एक तरह से अगर लेंस भी इसमें ऑप्शन दे दे, लेंस का नाम कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस या अवतल दर्पण, तो आपको उत्तल लेंस ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पृष्ठ गोलीय बोल रहे हैं, यहाँ पे इसका पृष्ठ गोलीय होता है, न कि इसका पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक है, तो देखो हमने कितनी सारी चीजें एक क्वेश्चन से रिलेटेड बता दिया। ठीक, ये आपके एग्जाम में काम आती हैं। और ये भी याद रखना कि जो उत्तल लेंस होता है ना, उसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह मतलब प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है। और जो अवतल लेंस होता है ना, उसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ठीक है, तो देखो इतना सारा हमने कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लिया। ठीक, चलो अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से अपसारी लेंस है, और आपका मतलब लेंसों का नाम दे देगा कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ऐसे। तो यहीं यहीं पे मैंने बता दिया, तो आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। चलो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? देखो, दंत विशेषज्ञ दांत जो होता है उसका बड़ा प्रतिबिंब, दांतों का ही नहीं, जो भी मतलब जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, जैसे डॉक्टर जो होता है ना, दांतों का या अंदरूनी पार्ट, जैसे मान लो हमारे नाक के अंदर हो गया या फिर कान के अंदर हो गया, मतलब इन सभी पार्टों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वो हो जाएगा आपका सीधे सीधे, आप याद रखना, अवतल दर्पण। क्यों? ऑप्शन में दिया है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। समतल दर्पण हो नहीं सकता, क्योंकि ये मतलब जो वस्तु होती है उसके समान ही प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, उत्तल दर्पण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु से। ठीक है, और अवतल दर्पण छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, तो इसलिए ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हम लोग देखते हैं, ये सेकंड प्रश्न हो गया। थर्ड प्रश्न देख लेते हैं भाई। थर्ड प्रश्न क्या है? थर्ड प्रश्न है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम मीन्स वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ओके, किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई वस्तु रखी है, तो उसका हमें प्रतिबिंब बता रहा है कि कहाँ बनेगा, और ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, चलो इसका तो मुझे एक फिगर बनाना पड़ेगा। इसके लिए 1 मिनट, मैं एक पेज ले लेता हूँ सादा, और यहाँ इसका फिगर बनाता हूँ, या चलो यहीं पे बना देता हूँ, यहीं पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, हम लोग का कौन सा ये लेंस है भाई? हम लोग का उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस यहाँ पे देखो, एक मैं फिगर बना लेता हूँ, इसका रफ फिगर उल्टा सीधा बने तो माफ़ करना, कोई दिक्कत नहीं। और ये हम लोग का मुख्य, मान लो यहाँ पे मुख्य आपका फोकस होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोग का ये एफ हो गया। ठीक है, और ये दूरी आपकी 2f हो गई। ठीक है, और ये हम लोग का f1 हो गया, तो ये 2f1 हो गया, या हम लोग का f2 हो गया, तो यहाँ पे ये आपका 2f2 हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कि मान लो हम लोग की वस्तु कहाँ रखी है? अनंत और 2f के बीच, यानी मान लो यहाँ पे वस्तु रखी है, हम लोग की वस्तु ये क्या हो गई? हम लोग की मान लो AB ये वस्तु हो गई। ठीक, अब इससे चलने वाला जो प्रकाश होगा ऐसे, तो इस मतलब लेंस से टकरा कर, ठीक है, ऐसे ये सिकोड़ता है, तो ऐसे सिकोड़ देगा और इस F2 से होकर ऐसे गुजर जाएगा। और फिर यह यहाँ मतलब यहाँ से जब प्रकाश ऐसे चलेगा, ठीक है, तो ये यहाँ से आकर ऐसे, ठीक है, और कुछ इस प्रकार चला जाएगा। अब देखो यहाँ दोनों किरणें काट रही हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब हम लोग का बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखो ये इसके ऊपर नहीं बनकर नीचे बन रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, और इस वस्तु से छोटा बनेगा। और ये आपका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, क्योंकि ये किरणें वास्तव रूप से काट रही हैं, तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो हम लोग का प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब छोटा, देखो छोटा, ये बड़ा है नहीं, बड़ा नहीं, बड़ा है, बड़ा नहीं, बड़ा है, बड़ा नहीं, हम लोग का छोटा, ये वास्तविक, उल्टा और छोटा, ये फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा एक तरह से ये फिगर। इस फिगर जितने भी उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण जो द्वारा ये फिगर बनते हैं ना, सभी फिगर आपको बनाने आने चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2-2 यानी 4-4 मार्क, जब 4-4 मार्क का जो प्रश्न आता है ना, उसमें 2-2 मार्क का 2 प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि कोई वस्तु यहाँ पे स्थित है, उसका किरणारेख बनाइए, तो ऐसे पूछ देता है। तो इसलिए आपको ये सारा का सारा आना चाहिए बनाना। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यह देखो, यह क्या क्वेश्चन है? देखो कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण भाई समंजन क्षमता होता है। क्या होता है? समंजन क्षमता। देखो
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपकी आँखों पे एकाएक मतलब लाइट आती है, तो हमारी आँखें, हम कोई भी किसी की भी आँखें क्या होती है कि मतलब सिकुड़ मतलब ऑटोमेटिक वो सिकुड़ जाती है। और सिकुड़ने का मतलब वो क्या होता है, अभिनेत्र लेंस अपनी फ़ोकस दूरी को मतलब वो समायोजित करने की कोशिश करता है। भाई एकाएक मान लो ये आँख है, इसमें प्रकाश आएगा तो मतलब काफ़ी तेज़ी से अंदर जाएगा, तो उस क्या करेगा कि यहाँ पे मोड़ लेता है और अच्छे से समायोजित कर कर उसे रेटिना पर ले जाता है, जिससे मतलब हम लोग वस्तु को देख सकें। तो ये सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं, वो मतलब आँख मतलब नेत्र लेंस को आवश्यकता के अनुसार फैलाती हैं या सिकुड़ती हैं। तो इस क्रिया को ही समंजन क्षमता कहा जाता है। तो इसमें हम लोग का समंजन क्षमता ऑप्शन सही होगा। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये नहीं सही होगा। इधर समंजन क्षमता होगा, वो सही होगा। पहले इसको थोड़ा मैं फोल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं। इधर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका समंजन क्षमता। ये आपका बी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यह क्या है कि कॉलम ए से कॉलम बी में आपको मिलान करना है, जो राशियाँ दी गई हैं उनके एसआई मात्रकों से। ठीक है, चलो हम लोग मिलान करते हैं भाई। देखो यहाँ पे विद्युत विभवांतर, यहाँ विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक भाई, विभवांतर का मात्रक आप लोग का क्या होता है भाई, सब लोग जानते हैं कि विभवांतर मात्रक वोल्ट होता है। तो यहाँ से हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ वाले पे, विद्युत विभवांतर मात्रक वोल्ट। उसके बाद विद्युत धारा का मात्रक भाई, सब सब ये भी जानते हो कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, जिसको ए से भी डिनोट किया जाता है, इस पे आ जाएगा। उसके बाद विद्युत शक्ति, शक्ति यानी पावर का मात्रक, तो वो वाट होता है, तो इस पे आ जाएगा, वाट यहाँ पे है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम, सब लोग जानते हो, जिसका प्रतीक प्रतीक ये ओम ये वाला होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा मिलान। अब इसमें ऑप्शन दिया है, इसके लिए तो खोज लो। फर्स्ट का हम लोग का फोर्थ पे गया है, फर्स्ट का फोर्थ पे, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट पे नहीं, फर्स्ट का फर्स्ट पे नहीं, फर्स्ट का फोर्थ पे, यानी ठीक है, ये भी ठीक है। सेकंड का हम लोग देख लेते हैं, सेकंड का विद्युत धारा, यानी सेकंड का गया फर्स्ट पे, सेकंड का देखो यहाँ सेकंड पे ले जा रहा है, यानी ये गलत, यानी हम लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ पे, सेकंड का फर्स्ट पे, थर्ड का सेकंड पे, थर्ड का सेकंड पे, और फोर्थ का थर्ड पे, फोर्थ का थर्ड पे, यानी ये हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला, सॉरी फोर्थ वाला। ठीक, चलो, तो ये हम लोग का पांचवा क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एक मिनट यार, इसको थोड़ा, चलो एक मिनट मैं ऊपर ही कर लेता हूँ, यहाँ एक मिनट। चलो, ये हम लोग की प्रश्न संख्या 6 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। अक्सर ये 2 मार्क में आप लोग के या 4 मार्क में सब्जेक्टिव में भी दे सकता है, क्योंकि ये थोड़ा लंबे तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, बाकी बाकी बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि क्वेश्चन पढ़े इसका, भाई ये एक संबंध 4 ऑप्शन होगा, इसको मार लो, चलो आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। तो ऐसे ये पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। ऐसे तो भाई कहीं से भी आंसर निकालो, खोजो और बता दो कि ये हुआ, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे एक संबंध 4 आया है, ये आपको जानना चाहिए। तो चलो इसको हम लोग, ये सॉल्व करने का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला बैठ रहा है उसके बाद। ओके, चलो चलो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, ओके, जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है। देखो दो चालक तार हैं जिनका पदार्थ मतलब दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं, दोनों की लंबाई समान है, दोनों के व्यास समान है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में, पहले दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, और फिर पार्श्व यानी वही आपका समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न जो ऊष्माएं हैं उनका अनुपात क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो देखो जैसे मान लो एक ये तार है, एक यहाँ पे ये तार हो गया, ठीक है, पहला वाला, और एक दूसरा वाला तार हो गया। ठीक, कह रहा है कि इन दोनों तारों की जो लंबाई है, दोनों का जो पदार्थ, मान लो ये लोहा का है तो ये भी लोहा का है, दोनों की लंबाई, मान लो इसकी लंबाई 4 है तो इसकी लंबाई 4 है, और व्यास समान है, व्यास यानी ये जो मोटाई है ये भी समान है, मतलब सब कुछ समान है। तो कह रहा है कि इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो इन मतलब जोड़ने के बाद श्रेणी और पार्श्व क्रम संयोजन की ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब देखो दोनों की लंबाई भी समान है, पदार्थ भी समान है, व्यास भी समान है, तो जो प्रतिरोध इस तार का होगा, मान लो इस तार का प्रतिरोध R है तो इसका भी प्रतिरोध R होगा, दोनों का प्रतिरोध समान ही होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले हम लोग इन दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप मतलब अगर 2 नंबर में आए तो अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा कि श्रेणी क्रम में दोनों तारों का कुल प्रतिरोध, और लिखोगे कि R, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नीचे S, S मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में,
और सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला यानी श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN, यानी जितने प्रतिरोध होते हैं उसको ले लेते हैं। तो यहाँ दो प्रतिरोध है तो केवल दो लेंगे। तो पहले प्रतिरोध का मान कितना है वो हमने ले लिया है मान लो R, और प्लस दूसरे प्रतिरोध का उसका भी R होगा क्योंकि इसके बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों तारों की लंबाई, व्यास और पदार्थ समान है तो इसका भी R होगा। तो इस प्रकार ये आर आर जुड़ेगा तो 2R, यानी 2R ये क्या हो गया, दोनों तारों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तब हम लोग का प्रतिरोध 2R आ रहा है। अब हम लोग दोनों तारों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं क्योंकि पहले श्रेणी क्रम में और फिर यहाँ पार्श्व यानी समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो दोनों तारों को अब हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं और देखते हैं कि तुल्य प्रतिरोध कितना आता है। तो देखो अब समांतर क्रम में हम लोग का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब जितना प्रतिरोध होता है उतना हम लोग लेते हैं ऐसे बट्टे में कर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/R और यहाँ पे मैं दर्शा देता हूँ ये पैरेलल, क्योंकि P पैरेलल समांतर क्रम को दर्शाता है तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ समांतर क्रम का है। तो 1/RP इक्वल टू अब हम लोग का ये क्या हो जाएगा 1/R1, और R1 के जगह पे हम लोग पहले तार का प्रतिरोध तो वो R प्लस 1/R2, और R2 के जगह पे भी हम लोग R रखेंगे क्योंकि दूसरे तार का भी प्रतिरोध R ही होगा। अब इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 बटे में RP बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर का जुड़ जाएगा और नीचे का ये वही रहेगा R, ठीक है, क्योंकि समान है आपका। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये RP उधर जाएगा तो R इधर आएगा, यानी R इक्वल टू 2RP हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। और चूंकि हमें RP का मान ज्ञात करना है क्योंकि RP ही हम लोग का तुल्य प्रतिरोध है, तो ये हम लोग का 2 इधर आएगा तो इधर गुणे है तो बट्टे में हो जाएगा, यानी R/2 हो जाएगा और बराबर RP, यानी फाइनली हम लोग का वही RP का मान कितना हो गया R/2। यानी देखो यहाँ पे हम लोगों ने जब दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध 2R आया, और जब हम दोनों तारों को समांतर क्रम में जोड़े तो कुल प्रतिरोध R/2 आया। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ लिया, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है तो उन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उनकी ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो हम यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो ऊष्मा का फार्मूला होता है उनको लगाएंगे। तो देखो ऊष्मा यानी हीट का जो फार्मूला होता है वो होता है एक जिसमें R आए, जिसमें क्योंकि यहाँ पे R अवेलेबल है तो R आए, तो वो होता है V²/R/T, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो मैं ले लेता हूँ दोनों का अनुपात, यानी पहला H1 हम लोग का श्रेणी क्रम वाला है और बटा H2 यानी दोनों का अनुपात बट्टा यानी वही अनुपात, और पहले का V²/R1, यहाँ पे R1 में देखो R1 इंटू टी अपान में V²/R2 इंटू टी, जहाँ पे R1 हम लोग का श्रेणी क्रम वाला मतलब प्रतिरोध हम लोग लेंगे, क्योंकि यहाँ H1 को हमने यहाँ पे ये श्रेणी क्रम को ऊपर रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम, यानी श्रेणी क्रम वाला ऊपर, तो इसलिए प्रतिरोध श्रेणी क्रम वाला होगा, यानी ये सारी चीज़ें श्रेणी क्रम वाली होंगी और ये आपके नीचे वाली सारी चीज़ें समांतर क्रम की होंगी। अब देखो दोनों भाई जोड़े जाते हैं पहले पार्श्व क्रम में और फिर समांतर क्रम में, तो दोनों समान समय के लिए जोड़े जाएंगे तो समय तो आपका बराबर है तो कट जाएगा, और चूंकि दोनों की पदार्थ लंबाई सब कुछ समान है तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब उनका ये आपका ये जो यहाँ पे ये मतलब उन पे विभवांतर जो उनका होगा वो भी समान होगा, तो इसलिए ये भी कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे H1 बटे H2 बराबर क्या हो जाएगा, H1 बटे H2 बराबर क्या आपका बचा, यहाँ पे देखो ये सब कट गया तो 1/R1 बचा ऊपर, और नीचे आपका क्या बचा 1/R2 बचा। ठीक, और यहाँ पे याद रखना R1 क्या है, R1 तुल्य प्रतिरोध है किसका, पहले वाला जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम वाला और ये समांतर क्रम वाला, इसको मैं यहाँ पे मैं S ही लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम वाला हो गया और ये समांतर क्रम वाला हो गया, तो यहाँ पे S और P मैं कर लेता हूँ जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब चलो या यहाँ पे इसको अब देखो सॉल्व करेंगे, ये हम लोग का मेन ये बट्टा है तो ये हम लोग का 1/RS, ठीक है, और ये देखो ऊपर जाएगा तो ये पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी ये RP/1 हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा ये ऊपर जाएगा। तो अब देखो जो हम लोग का मान था उसको रखते हैं 1/RS यानी वही श्रेणी क्रम वाला कुल प्रतिरोध, तो वो 2R था तो यहाँ पे हम लोग वही 2R रख देंगे, और ये गुणे है तो गुणे RP क्या था, यानी हमने निकाला था समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध R/2 था, तो यहाँ हम लोग रख लेते हैं R/2 और होल बटे में नीचे आपका 1 है तो 1। अब देखो बराबर ये 1/2R
और घूढ़े। अब देखो इसका कुछ मतलब ये कुछ इस प्रकार है ना, r/2 और होल बट्टा में 1, तो इसका हम लोग का अंश 1 है तो इसका हर एक मान सकते हैं। और ये भी ऊपर जाएगा तो पलट कर गुणा हो जाएगा, यानी r/2 गुणे 1/1 हो जाएगा, यानी इसको हल करेंगे तो r/2, यानी इसका मान r/2 ही आएगा। तो r/2 हो गया। अब देखो ये r से r कट गया। अब देखो ये ऊपर 1 और नीचे 2 दूना का 4, यानी 1 संबंधे 4। हम लोग का अनुपात कितना आ गया, 1 संबंधे 4। तो ये हुआ हम लोग का इसका आंसर, 1 संबंधे 4। इस प्रकार देखो इतना ये बड़ा ऐसे क्वेश्चन ये किया जाएगा आपका, ठीक है। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जाता है, 2 अथवा 4 मार्क में पूछ लिया जाता है। वो तो पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मार्क में दे रहा है। तो मैं देखा हूँ काफ़ी सारे मतलब लोगों को कि ये ऐसे नहीं बताते हैं, केवल बताते हैं कि इसका 1 संबंधित 4 आंसर होगा, चलो अगले क्वेश्चन पे। ये गलत तरीका है, ठीक। चलो इसको हमने कर लिया, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर क्या है कि किसी भी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो ये क्या होगा, तो किसी विद्युत धारावाहिक सीधी लंबी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पे समान होता है। यहाँ तो सब लोग कहते हैं कि इसको रट लो, याद कर लो, लेकिन इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। क्यों भाई सभी बिंदुओं पे समान क्यों होता है, इसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। देखो आपने जैसे एक मैं यहाँ चुंबक ले लेता हूँ, एक छड़ चुंबक, मान लो ये हम लोग का एक चुंबक है, ठीक है, जिसका ये आपका नॉर्थ पोल, एक ये साउथ पोल हो गया, ठीक। अब देखो इसमें होगा क्या कि अगर इसमें हम लोग चुंबकीय रेखाओं की बात करें तो आपका ऐसे नॉर्थ से निकलेगा और ऐसे ये साउथ में इधर आएगा, ठीक है। इस प्रकार इधर से ये निकलेगा और ऐसे यहाँ पे आएगा, ठीक। अब देखो जो तो मान लो ये आपका छड़ चुंबक है, ठीक है, या एक किसी के अंदर मान लो ये एक परिनालिका है, ठीक। अब क्या होगा कि यहाँ से ऐसे निकल रहा है, इधर आ रहा है, तो यहाँ पे देखो होगा क्या कि बाहर तो हम लोग का विद्युत क्षेत्र मान लो सॉरी चुंबकीय क्षेत्र मतलब ऐसे ये इस तरह मतलब प्रवाहित हो रहा है, फिर यहाँ से निकलेगा तो ऐसे आएगा और ऐसे। तो अब देखो यहाँ पे आकर प्रवेश कर देगा। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं यहाँ पे दूर दूर है, तो जहाँ पे दूर दूर होती हैं, ठीक है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी कम होता है, और जहाँ पास पास होती है, यहाँ भाई इसी बिंदु से निकलेंगे तो यहाँ काफ़ी पास पास हो जाएगा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफ़ी ज़्यादा होंगी यहाँ सिरों पे इसकी अपेक्षा। क्लियर। अब देखो ये तो बाहर इस प्रकार की क्रिया होती है, अंदर जो होता है जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी, ये साउथ पोल से मतलब ऐसे आता है ऐसे, और ये सीधे सीधे यहाँ पे फिर आ जाता है, ऐसे सीधे सीधे एकदम सीधे सीधे आ जाता है। तो भाई सीधे सीधे सब आता है तो यहाँ पे अंतर नहीं होता है, मतलब ऐसे सीधे आ गया तो सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच समान दूरी होती है। तो यहाँ पे चाहे यहाँ पे हो गया चाहे यहाँ पे, सभी जगह सभी बिंदुओं पे तो विद्युत क्षेत्र समान होगा, विद्युत क्षेत्र बोल रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, क्योंकि यहाँ दूरी समान है। यहाँ तो भाई दूरी नज़दीक नज़दीक थी इसलिए यहाँ पे सिरों पे ज़्यादा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका कम था क्योंकि दूर दूर थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, लेकिन यहाँ पूरे अंदर जो होंगी पास पास एकदम समान दूरी पे होंगी, इसलिए सभी बिंदुओं पे समान रहता है चुंबकीय क्षेत्र। आपको समझ में आ गया कि क्यों होता है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये 7वां क्वेश्चन है। उसके बाद चलो हम लोग 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र हमें बताना है, वो होता है C6H6, ठीक है। अब देख लो इसमें गिन लो, इसमें देखो हाइड्रोजन कितना है, ऐसे ही नहीं हो सकता। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ऐसा भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये हम लोग का एक ऑप्शन बचा, और बाकी देखो यहाँ पे आप देख लो संयोजकता भी देख लो, यहाँ 2 बांड लगा है, देखो एक एक छोड़कर, जैसे कार्बन है तो उसके बाद यहाँ डबल बांड, फिर कार्बन के बाद यहाँ सिंगल बांड, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये संरचना बिल्कुल आपकी राइट है। देखो 1 आपकी 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, और यहाँ अगर सिंगल बांड लगाते हैं तो यहाँ डबल बांड लगाएंगे और यहाँ एक हाइड्रोजन लगा देंगे, वो इसलिए क्योंकि इसका अष्टक भी पूरा करना था। तो 1 2 और 2 4, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 लगाएंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन, और तो यहाँ 2 से इधर और एक इधर और एक इधर, इसका 4, इसका अष्टक पूरा। अब इसलिए यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक, और यहाँ 1 लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग 2 बॉन्ड लगाएंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पे 1 लगाएंगे, तभी तो यहाँ 1 2 3, और इससे नहीं 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 गड़बड़ हो गया, इसको हम यहाँ लगाएंगे, बिल्कुल गिन लेते हैं। एक इसके लिए, एक ये, इसको एक क्यों गिनेंगे, ये तो इसका है ना, इसके लिए ये देखो 1 2 और 2 4, देखो
और यहाँ पे एक हम लोग लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग एक लगा देंगे, यहाँ पे एक लगा देंगे। आप गिन लो, कहीं भी गिन लो। अगर इस कार्बन के लिए गिन रहे हो तो देखो यहाँ 2 इधर है डबल बॉन्ड यानी 2 की साझेदारी, तो 2 और इधर एक 3 और इधर एक 4, किसी का भी गिन लो यानी यही संरचना आपकी बिल्कुल राइट होगी। क्लियर? तो ये रहा इसका ये वाला ऑप्शन सी वाला बिल्कुल राइट, इसमें सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेंजीन के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र हमने देख लिया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, यह प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 9। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। ओके, हमें समजातीय श्रेणी। अब देखो यहाँ से हम ना उपखंड ख पे आ गए। यहाँ पे 7 प्रश्न आप लोग के फिजिक्स से था, अब यहाँ पे ये केमिस्ट्री से प्रश्न स्टार्ट हो गया है। तो चलो अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। देखो समजातीय श्रेणी में आपको यहाँ पे मतलब एक सिंपल सा ट्रिक समझ लो आप। सबसे पहले 2 चीज़ें, जैसे कुछ भी लिखते हो, जैसे यही फार्मूला है CH3OH, तो इसमें देखो आपका 2 चीज़ें हैं। एक तो आपका ये आपकी जो मतलब ये आपका क्रियात्मक समूह, इसको मूलक बोला जाता है, और ये आपका क्रियात्मक समूह एल्कोहल है यहाँ पे। तो सबसे पहले समजातीय श्रेणी में ये दोनों चीज़ें समान होनी चाहिए। अगर 2 चीज़ों के बीच आप तुलना कर रहे हो, जैसे इसके और इसके बीच तुलना कर रहे हो, तो इसमें आपका ये आपका क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे COOH है, तो ये तो ऐसे भी समजातीय श्रेणी में नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पे C2H6 है, CH3OH है, यहाँ पे कोई समजातीय श्रेणी क्रियात्मक समूह जुड़ा ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे OH जुड़ा है, तो ये भी समजातीय श्रेणी में नहीं होगा। ये और ये होंगे। देखो इसमें केवल दोनों तरफ मूलक हैं, और इसमें मूलक भी हैं, और साथ में आपका क्रियात्मक समूह भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें कैसे पहचानोगे कि ये समजातीय श्रेणी में है? तो समजातीय श्रेणी में सिंपल C आपका और H2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है, मतलब एक कार्बन का अंतर होगा और 2 आपका हाइड्रोजन का अंतर होगा। तो देख लो यहाँ कार्बन 1 है और यहाँ कार्बन 2 है, मतलब एक कार्बन का अंतर, कार्बन 1 का अंतर, और अगर हाइड्रोजन देखें तो 4 है, यहाँ पे 6 है, यानी हाइड्रोजन 2 का अंतर, ठीक है। यानी ये समजातीय श्रेणी में है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो OH, ठीक है, ये तो साइड अब इसको कर दो क्योंकि दोनों बराबर हैं। उसके बाद CH3 C2H5, तो देखो यहाँ कार्बन कितना है भाई, आपका यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, और यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 है। तो कार्बन कितने का अंतर, 1 का अंतर। और हाइड्रोजन देखा जाए तो H3 है, H5 है, यानी हाइड्रोजन 2 का अंतर, यानी ये भी आपका दोनों समजातीय श्रेणी में है। तो इस प्रकार समजातीय श्रेणी आप पहचान गए। कि कैसे आप पहचानोगे? इधर वाला क्रियात्मक समूह समान दोनों में हो, और जो मूलक है उसमें मतलब जो अंतर हो कार्बन का 1 हो और हाइड्रोजन का 2 हो, तो वो समजातीय श्रेणी में होंगे। तो आप इस प्रकार ये दोनों छांट लिए, तो पहला और चौथा ये दोनों आपके सही ऑप्शन होंगे। तो उक्त के संदर्भ में सही ऑप्शन यहाँ पे चुनना है, तो पहला ही ऑप्शन देखो सही है कि फर्स्ट तथा नहीं ये नहीं होगा, फर्स्ट और हम लोग का फोर्थ सही होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ यानी ये बी वाला हम लोग का इसके लिए हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपका ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट एवं फोर्थ संदर्भ में सही ऑप्शन है, तो पहला और चौथा सही ऑप्शन है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। यह क्या है कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में यानी नीचे भूमि में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? वही खनिज कहते हैं। सिंपल ऑप्शन। पृथ्वी के अंदर जो भू प्रॉपर्टी में मतलब पाए जाते हैं उसको हम लोग खनिज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया कि अयस्क, गैंग, खनिज, धातु, तो खनिज कहते हैं। अयस्क क्या होता है? मतलब वही जो खनिज हो गया ना, उसमें खनिज कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ खनिज होते हैं कि जिनसे आसानी से धातुओं को कम खर्चे में निकाला जा सके, तो ऐसे खनिज जिनसे आसानी से कम खर्चे में धातुओं को निकाला जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अयस्क बोलते हैं। ठीक है, और खनिज क्या होता है? खनिज सभी के सभी खनिज में आ जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे होंगे जिनसे धातुएं प्राप्त ही नहीं होती, कुछ ऐसे होंगे मतलब जिनसे खनिज निकालना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो वो मतलब सीधे सीधे जो ज़मीन से निकलते हैं उनको खनिज बोला जाता है। बस इतना समझ जाओ। और अयस्क किसे बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे अयस्क है तो अयस्क उन्हें बोला जाता है। खनिज वे खनिज जिनसे आसानी से अयस्क निकाला धातुएं निकाली जा सकी, वो अयस्क होते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे गैंग दिया है, तो देखो गैंग क्या होता है? अब ये खनिज है तो खनिज के साथ साथ भाई उसमें बहुत सारी मतलब अशुद्धियाँ भी होंगी, मिट्टी बालू आदि के सब कण होंगे।
तो वही उसके साथ जो वो सब कण होते हैं उसी को गैंग बोला जाता है। और धातु के बारे में तो सब लोग जानते ही हो भाई कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाती हैं, जो आघातवर्धनी और तन्य होती हैं धातुएं कहलाती हैं। सिंपल। चलो, तो इसका हम लोग का ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 में। तो प्रश्न संख्या 11 क्या है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। देखो भाई, जो दांतों का क्षय होता है वो कब प्रारंभ होता है, और उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिया है। तो देखो, दांतों का क्षय जब पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तब क्या होता है कि दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। देखो, जब अम्लीय, ठीक है, मुंह का जो पीएच मान अम्लीयता, मुंह में पीएच अम्लीयता बढ़ने लगती है तो हम लोग के दांतों का मतलब क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो कहोगे कि पीएच तो 7 से कम होने लगता है तभी अम्लीयता कम होने लगती है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो हाँ, लेकिन मतलब 5.5 तक तो हम लोग दांतों के लिए मतलब कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, सूटेबल होता है। लेकिन जैसे जैसे इसके नीचे आता है ना, मतलब दिक्कत होने लगती है। तो ये आप सीधे याद रखना कि मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर हमारे दांतों का क्षय होने लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। यह क्या है, इसमें एक अभिकथन दिया है, अभिकथन 1 कर दिया है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। ओके, देख लेते हैं भाई, यहाँ पे जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ओके, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल यानी वही तेजाब H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है भाई, हाँ, जिंक सल्फेट। ओके, ये अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट तो बनाएगा ही, सही बात है, जिंक सल्फेट बनाएगा और साथ में ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। क्लियर। अब देखो, तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है या बनाता है, यह विस्थापन अभिक्रिया है। तो हाँ, बिल्कुल ये विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि देखो जिंक H2SO4 से, ठीक है, यानी जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है, और खुद उसके जगह पे यहाँ पे आकर जिंक सल्फेट बना रहा है। तो ये जिंक मतलब ये जो अभिक्रिया एक तरह से हुई, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये बिल्कुल राइट, सही कथन है। ठीक है। अब देखो, उसके बाद एक तर्क दिया है, सेकंड तर्क दिया है, और इसमें कह रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उसका ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक है, तो जो जिंक है यहाँ पे वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाएगा। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये भी सही बोल रहा है, दोनों सही है। अब देखो ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे, ऑप्शन आप लोग देख सकते हो। पहला ऑप्शन दिया है कि दोनों अभिकथन, फर्स्ट तथा तर्क सही है। हाँ, दोनों सही है, दोनों सही है। और आगे दे रहा है तथा तर्क सेकंड। ओके, तर्क यानी जो ये सेकंड वाला तर्क है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। इस अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं, ऐसा तो नहीं है, इनमें कोई मतलब ही नहीं है। ये विस्थापन अभिक्रिया है, ये एक तरह से इसको देखें तो ये संयोजन अभिक्रिया है, इनमें कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि अभिकथन यानी जो पहला वाला अभिकथन है तथा तर्क दोनों सही है। हाँ, ये ठीक बोल रहा है। और कह रहे कि परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये सही है। अगला ऑप्शन है कि अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है, अभिकथन तथा तर्क दोनों गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आपका ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। और जो ये तर्क है अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें कोई मतलब ही नहीं है, ये दोनों अलग चीज़ हैं। तो ये आपका बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 के बाद 13 नंबर। यह क्या बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन ना ये गलत छापा गया है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये गलत छापा गया है। यहाँ पे NaOH है यानी सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे खाली स्थान दिया है और यहाँ पे CH3COOH दे दिया है। और ये कह रहा है कि यहाँ पे खाली स्थान पे मतलब यहाँ पे क्या भराएगा, और यहाँ पे इधर दिया है कि CH3COONA, ये आपका सोडियम एसीटेट होता है। ठीक है, सोडियम एसीटेट और जल का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, बन रहा है। तो देखो जब आपका कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और CH3COOH यानी ये क्या होता है, आपका एसिटिक अम्ल होता है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, आपका सोडियम एसीटेट और जल बनता है। और यहाँ पे आपका ये दे दिया, ये देना नहीं चाहिए, यहाँ पे ये पूरा का पूरा खाली स्थान रहना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन में यही सही होता है। ठीक है, CH3COOH यहाँ पे भरा था। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया है, हालांकि ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा खाली स्थान देना चाहिए। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 के बाद 14 नंबर पे इधर आ जाते हैं। ओके, अब देखो यहाँ से आपका ना
यहाँ से आपका क्या स्टार्ट होता है, अब उपखंड ग स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से आपका ना ये जो आपके बायोलॉजी वाले प्रश्न हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलो इनको हम लोग करते हैं, उपखंड ग में बायोलॉजी वाले प्रश्नों को, और इनको सॉल्व करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, आगे चलकर जो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं आप लोग के उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहला इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका देख सकते हो 14 है। यह क्या है कि अंतः श्वसन के दौरान, क्वेश्चन है कि अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। ओके, अब देखो दिया है कि नासाद्वार, ठीक है। कंठ ग्रसनी, नहीं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो कंठ से पहले ग्रसनी पड़ती है और ये बाद में दिया है ग्रसनी, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब देखो बी है नासा मार्ग, ठीक है, नासा द्वार से नासा मार्ग, फिर नासा नहीं, ये पहले नासा द्वार होनी चाहिए, जो हम लोग के मतलब नाकों का सबसे पहले तो छिद्र होता है ना आगे, उसके बाद तो नासा मार्ग होती है, तो ये गलत हो जाएगा। कंठ नासा द्वार, देखो यहाँ पहले ही कंठ दे दिया इसलिए गलत। ये देखो नासा द्वार, हाँ पहले नासा द्वार में प्रवेश करेगा, मतलब पहले तो नासा मार्ग, हाँ नासा द्वार में प्रवेश करेगा, फिर नासा मार्ग में प्रवेश करेगा, तो नासा मार्ग दिया नहीं है, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठ, उसके बाद श्वास नली और कोपिकाओं, ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखो होता क्या है कि जैसे ये हम लोग का मान लो ये नासा मार्ग है, ऐसे मैं ऐसे ही सिंपल ऐसे दर्शा दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आगे दो छिद्र होता है ना हम लोग के नाकों के आगे, ठीक है, यहाँ पे दो छिद्र होता है, तो उसी को नासा द्वार बोला जाता है। तो यहाँ से प्रवेश करती है तो नासा मार्ग से होते यहाँ पे, यहीं पे गले के ऊपर, ठीक है, मान लो यहाँ पे गला है ना, यहाँ पे ये गला है, यहाँ पे मान लेता हूँ ये गला है, तो यहाँ से ये हम लोग का मान लो ये मुंह होता है, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ यहीं वाला जो पार्ट होता है उसी को ग्रसनी बोला जाता है। उसके बाद ये कंठ होता है, और कंठ से यहाँ दो पाइपें निकलती हैं, ठीक है, एक सांस वाली, एक हम लोग का भोजन ओजन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये, तो सांस वाली को हम लोग क्या बोलते थे, श्वास नली बोलते हैं, और जो भोजन वाली नली होती है उसको ग्रसिका बोला जाता है, उसको ग्रसिका, ठीक है, या ग्रास नली भी बोला जाता है, या भोजन वाली नली। तो ग्रसिका और ग्रसनी में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो ग्रसनी यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, और ग्रसिका, ग्रसिका को हम लोग भोजन की नली भी बोलते हैं, वो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक। तो यहाँ पे ग्रसनी दिया है, न कि ग्रसिका दिया है, तो इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे और ये पहला ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। तो पहला नहीं होगा, क्योंकि ग्रसनी कह रहा है तो ग्रसनी ऊपर ही पड़ जाता है कंठ से पहले। यहाँ पे अगर ग्रसनी की जगह ग्रसिका दे देता, ठीक है, तब ये ऑप्शन सही होता। समझ में आ गया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 के बाद 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आप देखो यहाँ पे, ये भी अभिकथन वाला सब लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। देखो कथन पहला क्या दे कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। सही बात है भाई, क्योंकि देखो जो माता में क्रोमोसोम यानी एक तरह से गुणसूत्र पाया जाता है वो XX पाया जाता है, ठीक है, और पिता में XY पाया जाता है। तो माता से हमेशा X ही मिलेगा, अब पिता से डिपेंड करता है कि X मिल रहा है कि Y मिल रहा है, ठीक है, वही बच्चे के लिंग निर्धारण में होगा। अगर X मिलता है तो भाई वो XX बनेगा, और अगर यहाँ से Y मिलता है तो XY बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो यहाँ से पिता से प्राप्त क्रोमोसोम बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, तो सही बात है, क्योंकि पिता में दो प्रकार के होते हैं, इनसे तो एक ही मतलब होगा। तो X प्राप्त हो रहा है पिता से कि Y प्राप्त हो रहा है, उसी पे डिपेंड करेगा बच्चों का लिंग निर्धारण। यहाँ पे देखो और कारण दिया है कि मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, ये भी बिल्कुल राइट है, एक X होता है एक Y होता है मानव पुरुष में, ठीक है। तो ये दोनों सही है भाई। और देखो यह ये जो है ना कारण इस कथन को पूर्ति भी कर रहा है कि पिता से प्राप्त क्रोमोसोम बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है, ये भी सही है। और ये कह रहा है कि इसमें X और Y पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, और ये इसको पूर्ति भी कर रहा है। तो यहाँ से देखो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है यानी ये वाला कथन का सही व्याख्या है, तो बिल्कुल उसकी व्याख्या है ही, तो ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप इसको पढ़ते रहना, ये आपके गलत हो जाएंगे, ठीक। चलो तो ये रहा हम लोग का 14 के बाद ये 15 नंबर प्रश्न। अब इसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है इसको देखो यह है कि विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। ओके, अब देखो विद्युत आवेग मीन्स क्या होता है ना कि जैसे जैसे आग जल रही है, आग को हम ऐसे मतलब अपने हाथों से ताप रहे हैं भाई, तो क्या होता है कि वो एक मतलब रासायनिक क्रिया द्वारा उसमें से विद्युत आवेग आकर हमारी तंत्रिकाओं में आकर, और वो तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे एक तरह से मस्तिष्क में चली जाती हैं, और वहीं पे हम लोग का मतलब एक तरह से होता है, वहीं पहचान होता है कि हाँ ये चीज़ें गर्म है कि ठंडी है, ठीक। तो
यह क्रिया किस प्रकार होती है? ये तंत्रिकाओं द्वारा एक तरह से होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तंत्रिकाओं का ही एक तरह से समझ जाओ कि ये फिगर दिया हुआ है। तो इसमें विद्युत आवेग जो प्रवाहित हो रहा है उसकी सही दिशा क्या होगी, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले जो ये तंत्रिका दिया है, इसमें जो इधर वाला ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, ये बड़ा वाला पार्ट है, और इसमें जो ये छोटे छोटे ये मतलब जो छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इसको द्रुमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। क्लियर? ये द्रुमिकिता से प्रवेश करते हुए, ठीक है, द्रुमिका से प्रवेश करते हुए बीच में ये तंत्रिकाएं होता है, इससे ऐसे आकर यहाँ, और ये जो लंबा ये डंटिल दिखाई दे रहा है इसको तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष। ठीक है, अब देखो इसमें आता है, और ये फिर ये अंतिम सिरा होता है। ठीक है, ये वाला जो छोटा सा दिया है इस तंत्रिका का, इससे निकल कर और अगली अगली जो मतलब तंत्रिका होती है उसके द्रुमिका में प्रवेश करता है, उसके द्रुमिका में प्रवेश करता है, और यह क्रिया बार बार चलती रहती है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का विद्युत आवेग पहले में दर्शाया है कि यहाँ पे इधर जा रहा है, यहाँ देखो ये तीर दिया है, इधर जा रहा है। तो यहाँ देखो इधर जाने का मतलब कि यहाँ से प्रवेश कर रहा है, यहाँ से कभी प्रवेश कर सकता है? नहीं, विद्युत आवेग यहाँ द्रुमिका से प्रवेश करता है, तो यहीं पे ये गलत हो गया। ठीक, इसमें देखो इसमें बोल रहा है, यहाँ तीर दशा है कि इधर से मतलब इधर से आ रहा है विद्युत आवेग, तो विद्युत आवेग अगर इधर से आ रहा है तो देखो यहाँ भी द्रुमिका ये नहीं है, द्रुमिका के यह अंतिम सिरा है, तो क्या यहाँ से विद्युत आवेग प्रवेश करता है? नहीं, ये भी गलत। ठीक, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में हम लोग का ये तीर दिया है इधर, ये तीर इधर हम लोग का दिया है, मतलब हम लोग का विद्युत आवेग इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो सबसे पहले देखो ये यहाँ पे प्रवेश करेगा, तो ये द्रुमिका है, सही बात है, यहाँ पे प्रवेश करेगा ही करेगा। ऐसे ये तंत्रिकाश से होते हुए ये अपने अंतिम सिरा से निकलकर फिर अगली अगली अगर तंत्रिका में प्रवेश करता है तो उसके भी द्रुमिका में प्रवेश करेगा, और देखो ये द्रुमिका का ही फिगर है, इसमें प्रवेश करता है, फिर ये तंत्रिकाश से होते ये मतलब अंतिम सिरा से निकल जाता है, और फिर अगर यहाँ पे तीसरा भी दिया होता तो ऐसा यहाँ पे जोड़ा दिया होता, द्रुमिका में यहाँ आकर प्रवेश करता। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये क्यों गलत है? देखो यहाँ पे इस प्रकार ये इधर दिया कि विद्युत आवेग इधर प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत आवेग देखो यहाँ पे द्रुमिका में तो प्रवेश कर रहा है और द्रुमिका के अंतिम सिरे से यहाँ पे निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे द्रुमिका में फिर दूसरी जो मतलब तंत्रिका हुई उसके द्रुमिका में प्रवेश नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो हमने चारों मतलब ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और किसी ना किसी ये पेपर सेट में निश्चित है ये क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, 100%। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आए तो आपको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे देखकर ये मारो और आगे चलो। ठीक है, मैं तो भाई अच्छे से करा रहा हूँ आपको कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाता है कोई तो आप कर सको आसानी से, कि इसमें मान लो ये सेम टू सेम ऑप्शन दे देता है तो आप तो मार दोगे सी, लेकिन अगर थोड़ा हेरा फेरी इधर उधर कर दे तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट सब नहीं बताया होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न क्या है? यह प्रश्न है कि थायरक्सिन, ओके, थायरक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही है? ओके, थायरक्सिन, थायरक्सिन क्या होती है? एक ग्रंथि होती है जो नहीं, थायरक्सिन मतलब एक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक, तो थायरक्सिन के संश्लेषण के लौह अयस्क आवश्यक नहीं, लौह अयस्क नहीं, बल्कि वो आपका सॉरी ये आयोडीन, आयोडीन जरूरी होता है। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा, लौह अयस्क नहीं, ये गलत हो जाएगा। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसाओं के उपापचय का नियमन कर, हाँ, उसको नियंत्रित करती है, सही बात है। ये थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो थायरक्सिन नामक हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, और इसके लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो आप लोगों ने देखा होगा, और यह कहाँ थायराइड ग्रंथि पाई जाती है? तो हमारे गले में पाई जाती है। ठीक है, अब ये मतलब अगर इस मतलब इसके संचालन के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो एक तरह से घेंघा रोग हो जाता है, आपने नाम सुना होगा। तो ये भी याद रखना कि आयोडीन की कमी से, ठीक है, क्या होता है? घेंघा रोग होता है। चलो अगला हम लोग 4th नंबर देख लेते हैं कि थायरक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं, हाँ कह सकते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो बी, सी और डी ये तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं भाई, ये हम लोग का यहाँ, अरे अच्छा गलत, यहाँ पे देखो माफ़ करना, नहीं है, हमें छांटना था। थायरक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तीनों आपके सही है, ये फर्स्ट वाला सही नहीं है, तो आप ओएमआर में इसी को भरोगे। क्लियर है? ओएमआर शीट में इसी को भरोगे, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन यहाँ पे छांटना था, तो गलत ये है। ठीक, बाकी ये तीनों सही है। तो ये हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इधर आ जाते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं भाई। प्रश्न संख्या 18, इसे देख सकते हो। यह क्या है? यह बोल रहे कि निम्नलिखित चित्र में, ठीक है, ओके, ये चित्र दिया है और उसमें भाग, इसमें
ए बी सी यदि है इसको इस किस क्रम में है, और इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखो ये फिगर ना आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही आई थिंक जैव प्रक्रम की पता नहीं कौन सा चैप्टर है उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दर्शाना है इसमें कि ये ऊपर वाला पार्ट कौन है, ये बीच वाला पार्ट कौन है, ये नीचे वाला पार्ट कौन है। तो देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट इसको हम लोग प्रांकुर बोलेंगे, प्रांकुर बोलेंगे, क्लियर। और जो ये वाला बी इसको दर्शा है, यानी ये जो दोनों तरफ के ये दल होते हैं इनको आपको बीज पत्र बोला जाता है, ये आपका बीज पत्र होता है। और नीचे वाला ये जो पार्ट होता है इसको हमें सी दिया है तो इसको सी को दर्शाना है लास्ट में, तो ये होता है आपका मूलांकुर, ठीक है, मूलांकुर। ये जैसे देखो जैसे आप अभी गेहूं का दिन आ रहा है तो गेहूं में आपने देखा होगा गेहूं कुछ इस प्रकार का होता है और बीच में ऐसे फट्टा टाइप का होता है। अब जब उसको बोते हैं ना तो इससे ऊपर एक पौधा निकलता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जड़ निकलता है, ठीक। शुरू में जड़ काफ़ी मतलब नीचे बड़ा होता है ऊपर की अपेक्षा, तो ऊपर वाला जो तना वाला पार्ट होता है उसी को प्रांकुर बोला जाता है और नीचे वाला जो जड़ वाला पार्ट होता है उसको मूलांकुर बोला जाता है। और बीच में ये जो गेहूं हम लोग बोते हैं तो शुरू में देखना वो दो दलों में बट जाता है, ठीक है, या जैसा चना भी होता है शुरू में। और इन्हीं से जब तक इसमें पत्ती ना आ जाए भाई, मतलब ये भोजन बनाने योग्य ना हो जाए, इन्हीं से प्रोटीन होता है, ये पौधा लेता रहता है और बढ़ता रहता है। तो बीच वाला जो दल होता है जो पार्ट होता है उसी को बीज पत्र बोला जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि जब पौधे शुरू में भोजन नहीं बनाने के योग्य नहीं होते तो कहाँ अपने किस पार्ट से प्रोटीन या भोजन प्राप्त करते हैं, तो बीज पत्र से प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जैसे चना का दाल है, ठीक है, या चना है तो चना इन दोनों पार्टों में इधर आपका मतलब जब तक ये पौधा अच्छे से थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता इसमें आपका तब तक प्रोटीन से रहता है, यानी उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। तो और बीच वाला पात्र आपका बीज पत्र होता है तो बीज पत्र से वो भोजन प्राप्त करते हैं जब तक भोजन नहीं बनाते हैं, छोटे होते हैं तो, ठीक। तो चूंकि इसका हमें क्रम पूछ रहा था कि ए बी सी का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका क्रम क्या है, तो ऊपर वाला पार्ट प्रांकुर, बीज वाला आपका बीज पत्र हो जाएगा, ये बीच वाला, और नीचे वाला जड़ वाला जो है जड़ वाला पार्ट वो मूलांकुर हो जाएगा। तो बीज सॉरी प्रांकुर ए, बीजपत्र बी और सी मूलांकुर, ये सी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलो बाकी ये बीजपत्र पहले दिया नहीं, प्रांकुर ठीक है, प्रांकुर ऊपर, उसके बाद मूलांकुर नहीं, मूलांकुर आपका ये सबसे नीचे है, सी है तो सबसे नीचे है, तो ये क्रम गलत। और ये भी आपका देखो मूलांकुर पहले दिया तो ये भी आपका क्रम गलत, तो ये क्रम आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही। अब चलो इसके बाद 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दो प्रश्न है, अब इन प्रश्नों को हम लोग करने के बाद अब हम लोग इधर जो सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो इन प्रश्नों को भी हम लोग कर लेते हैं। पहला है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि, ओके, जनन से जनन नहीं, जनन से नहीं, जनन की अलैंगिक से विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि, ओके, अलैंगिक जनन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि जैसे मतलब दो जो युग्मज होते हैं, जैसे हम लोगों में तो मानवों में लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन मीन्स जिसमें एक ही युग्मज भाग ले, ठीक है, दो भाग नहीं ले। जैसे हम लोगों में लैंगिक जनन होता है, ठीक है, पुरुषों में तो इसमें देखो दो लोग भाग लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही लोग भाग लेते हैं। और ऐसा होता है अमीबा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, सही बात है, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है। उसके बाद है कि अलैंगिक जनन में युग्मज शामिल नहीं होते, वही मतलब है, तो ये भी सही है। एक मिनट यार माफ़ करना। थर्ड है कि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ऐसा मतलब कोई संभव नहीं है, माफ़ करना, एक मिनट। ओके चलो, एक्चुअली यार माफ़ कर रहे हैं, तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब चल रही है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलो कोई मैनेज कर लेता हूँ मैं, आप भी मैनेज करते रहना। तो ये हम लोग का फर्स्ट और सेकंड, ये भी गलत है कि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, तो ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। तो हम लोग का फर्स्ट और सेकंड, ये देखो यही इसके लिए ये ऑप्शन दिया, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ये कथन दिया था उसके लिए ऑप्शन दिया कि कौन कौन सही है, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सही है, तो फर्स्ट सेकंड ही सही है बिल्कुल। चलो ये 19 नंबर प्रश्न हो गया। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है। देखो एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पे आप याद रखना हमेशा जो मांसाहारी प्राणी होते हैं वही होते हैं, ठीक है। जैसे आपका शेर आ जाएगा इसमें। चलो भाई, तो ये हम लोग का 20 नंबर प्रश्न हुआ। हम लोग के इस प्रकार 20 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। अब हम लोग चलो इधर जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन है, देखो यूपी एमएसपी स्टडी, ये कर ये
ऐप है, ठीक है हमारी, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ से सारी ऐप डाउनलोड करते हो। वहाँ ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो अभी मैं इसका पूरा का पूरा आपका जो मॉडल पेपर, चाहे आपका हिंदी का हो गया, ठीक, इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, सबका ऐसे मतलब अच्छे से देखो ये सॉल्यूशन कर कर चीज़ें तैयार कर रहा हूँ। ये आपको जल्द ही विथ वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है, हमारी ऐप पे मिल जाएगी। इस महीने के नहीं, मतलब जो ये नवंबर आ रहा है ना आपका, नवंबर के लास्ट तक मैं सारा का सारा चीज़ तैयार कर लूँगा, नवंबर के लास्ट में आपको मिलेगा। तो आपके पास दिसंबर, जनवरी 2 महीने तो फुल टाइम रहेगा, उसके पास आपका फरवरी में 10 या 15 फरवरी से एग्जाम होगा, तो उसमें भी 15 दिन मान लो आपके पास रहेगा, यानी 2.5 महीने का समय रहेगा। और 2.5 महीने में आप आसानी से इसको इस मतलब ये तो रहेगा, साथ में आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, 7 सेट का, जैसे हिंदी का 7 सेट का, मैथ का 7 सेट का, वो सारा का सारा वहाँ पे मैं मतलब अच्छे से ऐसे तैयार कर रहा हूँ पीडीएफ सॉल्यूशन। तो आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, और तैयार कर सकते हो। हालांकि इसका कुछ पेमेंट मैं रखूंगा, ठीक है, पेमेंट मैं 299 हो सकता है रखूंगा, बाकी आप सजेस्ट कर सकते हो कि कितना पेमेंट रखूं। देखो इन सब चीज़ों को तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है, पीछे से काफ़ी सारा पैसा भी लगता है, ठीक है, टाइपिस्ट रखना, ठीक है, उसके बाद अपना खुद मैं टाइप करता हूँ सॉल्यूशन, हालांकि पेपर तो किसी और से भी टाइप करा लेता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन अपने हिसाब से खुद से ये टाइप करता हूँ, तो काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगता है। पिछले 6 महीने से समझ जाओ कि इसके पीछे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो भाई कुछ तो भाई चाहिए ना। तो इसलिए मैं 299 इसका प्राइस रखा हूँ। फिर एप्लीकेशन में इसको मैनेज सब चीज़ें करने के लिए समझ जाओ कि बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, उसमें सर्वर लगाना, ये करना वो करना, तो इसलिए ये प्राइस होती है। तो आप अगर ख़रीदना चाहो, लेना चाहो, पढ़ना चाहो तो ख़रीद सकते हो। बाकी इससे कितना मार्क ला सकते हो, मैं बोलूँगा कि आप कुछ नहीं पढ़े हो फिर भी अगर इन सब को पढ़ लेते हो तो 80% आप आसानी से मार्क ला सकते हो अपने एग्जाम में, ठीक। तो चलो ये तो बहुत हुआ। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया आप जो लॉन्च करने वाले हो बता दो बता दो बता दो, तो यहाँ एक मैंने आपको झलक बता दी। चलो बाकी वो तो आपको इस जो आने वाला महीना है नवंबर, इसके अंत तक पता चल ही जाएगा। बाकी हम लोग इसमें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये जो खंड ब के अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे, यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं जो आप लोग के खंड ब के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको। देखो इसमें भी आपका 3 उपखंड होगा, उपखंड क, उपखंड आपका ख, और इधर आप लोग देख सकते हो, इधर आपका ये, इधर आप देख सकते हो उपखंड ग है। यानी आपके एक में आपका फिजिक्स से, एक में आपका केमिस्ट्री से, और एक में बायोलॉजी से, यानी तीनों पार्ट से आपके प्रश्न होंगे। तो चलो सबसे पहले देखो यहाँ दृष्टि दोष, यानी ये आपके फिजिक्स वाले पार्ट से यहाँ उपखंड क में प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलो इनको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, ये 4 मार्क का प्रश्न रहेगा। तो इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड कर कर दो छोटा छोटा 2-2 मार्क का प्रश्न पूछ दिया है। इसमें प्रश्न क्या पूछा है, पहला देखो कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। और सेकंड प्रश्न पूछा है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, ठीक है। सबसे पहले ये दृष्टि दोष क्या होता है इसको समझते हैं। देखो हम लोग के दृष्टि दोष यानी आंखों में जो दोष उत्पन्न होता है उसको दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखो सिंपल सी हम लोग की जैसे ये आंखें हो गई, जैसे यहाँ पे ये ऐसे ही रफ फिगर बना लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ हम लोग का अभिनेत्र लेंस हो गया, प्रकाश इधर हम लोग का आता है ना, तो इधर इससे अभिनेत्र लेंस के कारण यहाँ पे सीधे एकदम यहाँ पीछे जाकर रेटिना पे बनता है, और रेटिना पे एकदम बनता है तो हम लोग की आंखें मतलब स्वस्थ होती हैं, किसी भी मतलब यहाँ पे जो भी वस्तु है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यही मान लो यहाँ पे कुछ गड़बड़ के कारण ये जो प्रकाश की किरण है इस रेटिना से पहले या इसके बाद में गिरे, ठीक है, तो यहीं पे आंखों में एक मतलब दोष उत्पन्न हो जाता है जिसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक। तो ये मुख्य रूप से तो 2 प्रकार की होती है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, लेकिन एक जरा दृष्टि दोष भी होता है। 3 थे आप लोग याद रखना। तो यहाँ देखो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, सारे इन प्रश्नों का जो भी वर्णनात्मक प्रश्न है सारे का आंसर मैंने लिख रखा है अच्छे से आपको, ठीक है। तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, वर्णनात्मक प्रश्न का प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पे उत्तर लिखा गया है। देखो क्या है उत्तर, आप क्या लिखोगे इसका कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे लिखोगे इसका उत्तर कि जब मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले या बाद में बने तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है और इस उत्पन्न दोष को ही दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। तो दृष्टि दोष
आपको समझ में आ गया कैसे लिखोगे, और आगे लिख दोगे कि ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इनके बारे में भी आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ मैं छोड़ता हूँ इसको, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, क्योंकि पूछ देता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके निवारण हेतु क्या करना चाहिए, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेना अपनी बुक से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक। तो ये पहला हम लोग का प्रश्न हो गया, इसका आंसर हो गया कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। अब चलो इसमें जो सेकंड प्रश्न है उसका उत्तर देख लेते हैं। यह क्या है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, यह प्रश्न है। तो भाई हमें वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, तो देखो यहाँ पे इसका कारण लिखा हुआ है। देखो, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वर्षा के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदें प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, ठीक। और प्रिज्म में आप जानते हो कि प्रिज्म से जो गुजरने वाला पदार्थ प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और वह मतलब 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसी कारण वो आकाश में एक तरह से जो आकाश की बूंदें होती है वो भी 7 रंगों में विभाजित कर देती है प्रकाश को, और वह मतलब इंद्रधनुष टाइप का दिखाई देने लगता है आकाश में। तो ही लिखा गया है कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वर्षा के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदें प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों पर पड़ता है तब वह परावर्तित होकर 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, यानी बट जाता है, ठीक है। और इस प्रकार हमें वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। तो इस प्रश्न का जो सेकंड था कि हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, इस तरह इसका आंसर लिखोगे तो आपको इसका 2 मार्क, और जो ऊपर वाला ये प्रश्न दिया है इसका 2 मार्क, आपको पूरे का पूरा इस फर्स्ट प्रश्न के लिए 4 मार्क मिल जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रश्न हो गया। चलो अब हम लोग सेकंड प्रश्न कर लेते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड प्रश्न है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। अब देखो भाई, यहाँ आपका प्रश्न पूछ दिया कि उत्तल लेंस होता है उसको अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। मैंने अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव कराया था फर्स्ट वाला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव, इसी में सारा का सारा मतलब चीज़ें एक्सप्लेन आपको कर दिया था भाई साहब, सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया था कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस या फिर अवतल दर्पण को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यही होता है, यही कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में पढ़ने का मतलब होता है। कितने लोग कहते हैं कि हमने 20 ऑब्जेक्टिव भाई 20 मिनट में सॉल्व करा दिया। अरे भाई ठीक है, करा दिया, हम भी 15 मिनट में करा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़े, उसका ये आंसर हुआ, कारण उसके पीछे तो भी बताओ, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको बन रहा है उसको भी बताओ। ये होता है असली पढ़ने का तरीका, अच्छे टीचर की एक तरह से क्वालिटी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो भी पढ़ा रहा है ऐसे तो आप भी पढ़ा सकते हो भाई, इसका आंसर कहीं ना कहीं से खोज कर, हाँ ये क्वेश्चन पढ़े इसका आंसर ये वाला हुआ, ये क्वेश्चन पढ़े हाँ इसका आंसर ये हुआ भाई, ऐसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो चलो यहाँ पे देखो हम लोग का उत्तल लेंस का, यहाँ पे उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। भाई मैंने आपको बता दिया, इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और इसमें सेकंड है आपका, ये सेकंड वाला प्रश्न है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो चलो सबसे पहले देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को या प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, ठीक है। क्या करता है, अभिसारित करता है, यानी सिकोड़ता है, सिकोड़ देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो गया। अब देखो यहाँ पे अगला है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि अवतल दर्पण को यहाँ पे सॉरी उत्तल लेंस था ना, तो आपका अवतल लेंस भी पूछ सकता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं। तो भाई अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो अपने से गुजरने वाला प्रकाश होता है उसको फैला देता है, अपसारित कर देता है। तो देखिए एक मैंने शुरू में जो 1 नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसमें ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था, और उससे रिलेटेड देखो यहाँ पे आपका प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो आप समझ सकते हो यहाँ से कि हाँ, जो मैंने अभी मतलब लगभग 50 मिनट तक ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व कराया उसको मैं 30 मिनट में भी 20 मिनट में भी सॉल्व करा सकता था, लेकिन वो एक तरह से मतलब ठीक है, वो भी सही है तरीका, केवल आंसर गिना देने का, लेकिन अच्छे से जैसे मैं पढ़ाया हूँ इसी तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। चलो सेकंड प्रश्न है इसमें कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ओके, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है भाई। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको भी देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न का उत्तर अवतल दर्पण के उपयोग सबसे पहले, क्योंकि अवतल और उत्तल हमें दोनों पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले अवतल, देखो ये दर्पण है, दर्पण का हमें उपयोग बताना है अवतल दर्पण का। तो फर्स्ट अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है, ठीक है। पहला ये उत्तर हो गया। सेकेंड आपका इसमें मतलब उपयोग में
अवतल दर्पण का उपयोग डालकर फर्स्ट में ये लिख दोगे, सेकंड में ये लिखोगे कि अवतल दर्पण का उपयोग दांतों के डॉक्टर द्वारा रोगी के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी देखोगे, लिख दोगे। या ऐसे भी इसमें लिख सकते हो कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा मतलब बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि केवल दांतों में ही नहीं किया जाता है, कानों में भी किया जाता है, नाक के भी मतलब हर जगह पे किया जाता है। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थर्ड है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामत यानी बाल बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं। ठीक, तो ये आपका 3 इसके उपयोग इसमें लिख देना। और क्योंकि ये तो भाई 2 ही मार्क का प्रश्न है ना, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। इसका आपको कितना मार्क मिलेगा? केवल 2 मार्क मिलेगा। यानी अवतल दर्पण का लिखते हो तो उसका 1 मार्क और उत्तल दर्पण का 1 मार्क, आपको 2 मार्क। तो इसलिए ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और बाकी उत्तल दर्पण का उपयोग में आप लिख दोगे एक कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य यानी पीछे देखने वाले मिरर या दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण ना पीछे मतलब एक बड़ा एरिया मतलब दिखाता है, इसलिए जिससे पीछे देखेंगे तो बड़ा एरिया दिखाए, इसमें सभी गाड़ियाँ दिखा दी जाए दर्पण के द्वारा, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक, और सेकंड है कि स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैला देता है। देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, यह फैला देता है। उत्तल दर्पण क्या करता है? फैला देता है, लेकिन उत्तल लेंस सिकोड़ता है। तो लेंस और दर्पण में अंतर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये देखो, ये इसका 2 और इसका मैंने 3 लिख दिया है। बाकी आप और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका मन। तो ये रहा हम लोग के सेकंड प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, यहाँ पे देख सकते हो। अगला प्रश्न है थर्ड वाला, इसमें न्यूमेरिकल दिया है। इसमें क्या है देखो, पहला प्रश्न क्या है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओके, विभवांतर यानी भी का मान पूछ रहा है। अब देखो यहाँ ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ पे हमें जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया है भाई? फर्स्ट प्रश्न में 4 ओम यानी हमें आर का मान दिया है। आर बराबर कितना दिया है? 4 ओम यानी प्रतिरोध का मान दिया है। 1 मिनट यार, इसको 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा। चलो ओके, मैं कैमरे को ओके, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हमें प्रतिरोध का मान दिया है 4 ओम और प्रति सेकंड यानी टी का मान दिया है, प्रति सेकंड लिखा है यानी 1 सेकंड। तो प्रति सेकंड यानी हम टी का मान 1 ले लेंगे, 1 सेकंड 100 जूल ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। यानी किसी प्रतिरोधक में जो 4 ओम का है 1 सेकंड में 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो ऊष्मा हमें ऊष्मा यानी हीट दे दिया है, एच का मान भी दे दिया है हमें कितना? 100 जूल। ठीक, तो हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है कि प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी विभवांतर हम लोग का भी का मान पूछा जा रहा है। तो सिंपल, इसके लिए आप अभी हमने फार्मूला बताया, जो हम लोग का फार्मूला होता है हीट का H इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में R इंटू टी। हालांकि हीट का और फार्मूला होता है एक, H इक्वल टू वी आई टी होता है, लेकिन हमें यहाँ भी मालूम ही नहीं है, विभवांतर को ही मालूम करना है। और इसमें हम लोग का ओके, उससे भी शायद निकाला जा सकता है क्या? H इक्वल टू एक वी आई टी होता है ये फार्मूला। तो ओके, इसमें हमें 2 चीज़ें मालूम नहीं है। देखो, भी तो मालूम ही नहीं है, आई भी मालूम नहीं है, इसलिए ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे। एक और फार्मूला होता है, लेकिन सबसे सुटेबल यही फार्मूला है। अब देखो यहाँ से H इक्वल टू, H का हमें मान दे दिया 100 जूल, तो 100 रख लेंगे बराबर वी स्क्वायर। भी हमें नहीं दिया तो उसको इसी तरह रहने देते हैं, और बटे में R का मान यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 रख लेते हैं, और इंटू टी, इंटू यानी वही गुणे टी का मान हम लोग का 1 है, तो 1 रख लेते हैं। ठीक है, हम लोग का ये क्या हो जाएगा? 100 बराबर भी स्क्वायर अपन में 4 गुणे 1। ठीक, अब इसको हल करते हैं, ये इधर आएगा तो ये गुणा हो जाएगा, यानी 400, क्योंकि यहाँ बट्टा है यानी भाग है, तो इधर का गुणा बराबर ये भी से इसमें गुणा होगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वही कि भी स्क्वायर बराबर 400, और भी का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा 400, और ये बाहर निकलेगा तो ये 20 हो जाएगा। यानी 20 क्या? बोल्ट। यहाँ पे आप लिख दो बोल्ट। ठीक, ये हम लोग का आंसर आ गया। विभवांतर कितना होगा? 20 वोल्ट होगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। बस इतना छोटा सा सवाल था। अब इसमें एक सेकेंड भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें क्या पूछा है देखो, इसमें हमने विद्युत धारा का मान दे दिया है। 20 ओम प्रतिरोध के की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ओके, ऊष्मा बोला जा रहा है, विद्युत स्त्री यानी वही प्रेस करने वाला होता है ना आपके घर, वह कह रहा है कि 20 ओम की वो है। ठीक है, और 5 एम्पियर 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, तो 30 सेकंड में उत्पन्न उसमें से ऊष्मा कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, इसको भी कर लेते हैं। सिंपल सा ये भी सवाल है भाई। देखो, जो चीज़ें दी है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का आर का मान दिया है, वो दिया है हम लोग का 20 ओम। ठीक है, हम लोग का
भाई विद्युत धारा दिया है, यानी आई का मान हम लोग का दे दिया है 5 एम्पियर, और हम लोग का समय दे दिया है 30 सेकेंड, यानी टी का हम लोग का मान 30 सेकेंड दिया है। अब इससे हमें उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है, तो इसमें ऊष्मा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन में R इंटू टी। लेकिन देखो इससे हम लोग का एक तरह से, अगर इससे हम लोग निकालते हैं ये वाला फार्मूला हीट का कि वी स्क्वायर अपन में R इंटू टी, तो इसमें हम लोग का भी मालूम ही नहीं है और H हमें निकालना है, दो चीज़ें मालूम नहीं है, तो ऐसे तो इसका यूज करना गलत हो जाएगा। तो H इक्वल टू एक और फार्मूला होता है VIT, ठीक है। ये फार्मूला, तीन हीट के फार्मूले होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला और एक और होता है, ठीक है। तो इस देखो इसमें भी और हमें भी मालूम नहीं है क्या यार, VIT, इसमें भी हमें भी नहीं मालूम है यार, तो ये भी इसको भी यूज नहीं करेंगे। तो हीट का एक और थर्ड फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला थर्ड वाला होता है, वो होता है I स्क्वायर R इंटू टी। ये तीन फार्मूले होते हैं, आप इनको याद भी कर लो। H देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपके काम आएगा। H इक्वल टू वी स्क्वायर अपन में R इंटू टी, एक ये फार्मूला हो गया। एक H इक्वल टू VIT, एक ये हो गया, ठीक है। और एक H इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। अब जहाँ आपको जो सूटेबल लगे उसके अनुसार आप लगाना। तो इसमें देखो R मालूम है, I मालूम है, T मालूम है, तो हम लोग देखेंगे कि R, I और T किस में है। तो देखो R, I और T इसमें है, और एक नहीं मालूम होता, आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला इसमें हमें लगाना बेटर होगा, ठीक। तो देखो H इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब देखो बराबर आई का मान 5 था, उसका स्क्वायर है तो ये 25 हो जाएगा, गुणे R हम लोग का, R का मान 20 है तो यहाँ पे 20, और गुणे टी हम लोग का 30 है तो 30, और बराबर ये हम लोग का, देखो अब गुणा करते हैं तो ये 3 दूना का 6 यानी 25, गुणे ये हम लोग का 600, 3 दूना का 6, और 25 से इसमें गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, और 25 छके 150, एक तरह से 25 छके 150, और ये 2 शून्य आ गए, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी 15,000। और हम लोगों ने क्या निकाला है, हीट निकाला है। तो हीट यानी उसमें का मात्रक क्या हो जाएगा, एक तरह से जूल ही होता है, तो ये आपका जूल हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। देखो इतना छोटा सा सवाल, अगर आपको केवल फार्मूला मालूम है आप आसानी से कर लोगे, तो इसका 2 मार्क, और अभी हमने यहाँ नीचे ये वाला जो किया था इसका 2 मार्क, 4 मार्क आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करने का। तो ये हम लोगों ने इसमें सेकेंड के बाद थर्ड वाला भी कर लिया। अब चलो अगला चौथा हम प्रश्न कर लेते हैं, जो 4th नंबर वाला प्रश्न है। 4th वाला क्या है, इसमें कह रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, ठीक है, 1 मिनट, ओके। चलो यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। ओके, ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 है। अब देखो ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 जो है 6 मार्क का है, ठीक है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2 और 3 ये तो 4-4 मार्क के थे। अब ये आपका चौथा प्रश्न जो रहेगा ये आपका 6 मार्क का रहेगा, और इसमें अथवा का भी ऑप्शन रहेगा, अथवा भी दिया रहेगा, और इसमें आपका मतलब यहाँ भी आपके अथवा में भी प्रश्न दिए रहेंगे। तो आप ये वाला करो या ये वाला करो, आपका मन एग्जाम में दोनों में से कोई एक करना होता है, लेकिन चलो हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे पहला कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, ये हमें प्रश्न है। सेकंड है कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखे। ओके, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। और थर्ड है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, ये लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न का 2-2 मार्क आपका मिल जाएगा, यानी सभी प्रश्न का सही सही आंसर लिखते हो तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहला प्रश्न करते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। भाई देखो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपने एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती कि अगर ऐसे प्रतिच्छेद जहां कर देती हैं वहां तो अब भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उनकी 2 दिशा वहां पे उस बिंदु पे हो जाएगी, और ऐसा संभव नहीं है भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की एक ही दिशा हो सकती है। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। बाकी इसका आंसर यहाँ भी डिटेल में भी लिखा गया है। चलो ये हम लोग का चौथा है, प्रश्नोत्तर संख्या 4। यार ये कैसे, ये 1 मिनट इधर, ओके, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का इसी पे मैंने लिखा है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट का उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का फर्स्ट का उत्तर कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि जिस बिंदु पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा, लिख दोगे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा, सिंपल, ठीक। उसके बाद इसमें सेकंड प्रश्न है कि चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखना है। तो चलो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के यहाँ पे गुण देख लेते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण
इसमें आपका फर्स्ट गुण हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो पहला इसका गुण हो जाएगा। दूसरा गुण हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, ऑब्जेक्टिव में दिखाया था ऐसा एक फिगर आपको। अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इधर से मान लो इधर से निकली इधर आई, इधर से निकली इधर आई, फिर इधर से निकली इधर आई, इधर से निकली इधर मतलब आई। मैंने ऐसा इसे कर दिया, ये काटती नहीं है एक दूसरे को कभी, तो ये एक बंद वक्र का निर्माण करती है, तो ये भी एक गुण हो गया। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण में आप ऐसे लिख दोगे सेकंड में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड गुण इधर मैंने लिखा है दूसरे पेज पे, चलो इसको देख लेता हूँ। उससे पहले थोड़ा रुक जाओ, 1 मिनट पानी भी पी लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। चलो चलो, एक्चुअली भाई मेरी तबीयत खराब है ना कई दिनों से, तो इसलिए दिक्कत हो रही है, लेकिन मैनेज कर लेना। थर्ड इसमें गुण लिख दोगे कि ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास यानी घनी होती हैं। ठीक है, ऐसा जैसा कि यहाँ मैंने बताया, जो ध्रुव होता है नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं, इसलिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चौथे गुण में क्या लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। आगे इसमें जोड़ भी सकते हो, अतः ध्रुवों पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा या प्रबल होगा, ऐसे लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे लिखा ही गया है, लग रहा है कि ओके नहीं लिखा गया, ये दूसरा लिखा गया गुण। ये देखो पांचवें गुण में कि ये चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनकी दिशा के बारे में बताया गया है। तो ये 5 हमने गुण लिख दिया है, काफ़ी होगा। आप 3 भी लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा फुल मार्क। ठीक, चलो, तो ये हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण हो गया। उसके बाद थर्ड वाला इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर आरोपित बल जो होता है वो कब अधिकतम होता है। यहाँ पे देखो मान लो हम लोग की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, इधर हम लोग की ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, इधर हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। तो यहाँ कोई भी धारावाहिक चालक, यहाँ पे अगर धारावाहिक चालक इसके लंबवत, मान लो ये हम लोग का एक धारावाहिक चालक है, कोई यहाँ पे ये चालक है, अगर इसके सीधे सीधे लंबवत हम लोग रख दें तो इधर से आने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इस पे पूरी तरह से अपना बल लगाकर इसको इधर आगे करने की कोशिश करेंगी। तो अगर लंबवत रखें तब अधिकतम बल लगता है, अगर हम लोग थोड़ा टेढ़ा कर दें तो ये आने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब उतना बल नहीं लगाएंगी चालक पे जितना लंबवत लगाएंगी। तो सबसे अधिक बल कब आरोपित होता है, अधिकतम बल कब आरोपित होता है, जब चालक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखा हो। तो सिंपल, अब इसको आप लिख दो ऐसे यहाँ पे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाहिक चालक पर आरोपित बल चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पे अधिकतम होता है। ऐसे आप लिख दो, आपका काम हो गया। ठीक है, तो ये आपका थर्ड प्रश्न का उत्तर हो गया। तो हमने तीनों प्रश्नों का उत्तर देख लिया इसमें। अब इसमें देखो मैंने अथवा वाला, चूंकि आपको तो एग्जाम में की तो ये मतलब उत्तर देना रहेगा चौथे प्रश्न का, ये जो है इनको, या अथवा में जो रहेगा उनको, दोनों में से कोई एक। लेकिन यहाँ पे हम दोनों कर लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भाई किसी के पेपर सेट में ये आएगा, किसी के पेपर सेट में ये आएगा। ठीक है, तो किस में क्या आएगा हमें भरोसा नहीं है, तो इसलिए हम सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न है कि फ्यूज तार विद्युत सांधित्रों, ओके, विद्युत सांधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। विद्युत सांधित्रों मीन्स जो विद्युत से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे आपका बल्ब हो गया, पंखे हो गया, उनको विद्युत सांधित्र बोला जा रहा है यहाँ पे। तो फ्यूज तार भाई विद्युत सांधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है। सब लोग जानते हो भाई फ्यूज तार क्यों लगाया जाता है, घरों में फ्यूज क्यों लगाया जाता है। अगर मान लो आप घरों में लाइट मान लो 220 वोल्ट आती है सामान्यतः, तो लगभग मतलब सभी सारी चीज़ें इसी वोल्ट पे चलने वाली चीज़ें भी आपके घरों में लगी होती हैं, जैसे पंखा हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, सब कुछ। ठीक है, मान लो कभी बाई चांस किसी कारणवश, अगर ऐसा होता नहीं है लेकिन किसी कारणवश आपके घरों में 11,000 वोल्ट लाइट आ जाए तो होगा क्या भाई, अगर आप फ्यूज तार नहीं लगाए रखोगे तो सारी की सारी टीवी, फ्रिज, कूलर सब जल जाएगा। एक तरह से बोला जाए, अगर फ्यूज तार रहेगा तो ही भाई फ्यूज टूट जाएगा, पहले आप लगाए रहोगे तो फ्यूज टूट जाएगा, और मतलब ये इनमें लाइट जाने से ही पहले जो भी आपके टीवी, कूलर होंगे उनमें लाइट नहीं जाएगी, मतलब परिपथ टूट जाएगा, लाइट का प्रवाह नहीं होगा, तो आप लोग का जो भी मतलब विद्युत साधित रहेगा वो बच जाएगा जलने से। तो इसलिए फ्यूज तार लगाया जाता है। ठीक है, तो फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ इसको मैंने लिख भी दिया अच्छे से। और देखो ये हमेशा श्रेणी क्रम में, जैसे ये देखो यहाँ पे मैं फिगर टाइप का बना देता हूँ,
जैसे मान लो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये फ्यूज तार हो गया, ठीक है, और यहाँ से हम लोग का तार आया, और मान लो ये हम लोग की यहाँ से ये बैटरी या लाइट जुड़ी है, और यहाँ पे मान लो हम लोग का यहाँ पे बल्ब लगा है, या जो भी यहाँ उपकरण सब यहाँ पे मान लो पंखे वंखे लगे हैं, तो मान लो हम लोग की विद्युत धारा, ठीक है, इधर से ऐसे आ रही है। अब देखो अगर यहाँ मान लो 220 वोल्ट आ रही है तो ठीक है, यहाँ से आराम से ये मतलब यहाँ, और यहाँ जो तार लगाया जाता है ना फ्यूज तार, वो काफ़ी पतला लगाया जाता है, पतला लगाया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब पतला लगाने का मतलब क्या है, पतला लगाया जाता है मतलब इसका एक तरह से मतलब आसानी से हीट इसमें जनरेट हो जाए, अगर ज़्यादा वोल्ट आए तो हीट जनरेट हो जाए और ये टूट जाए, इसलिए पतला लगाया जाता है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से मान लो 220 वोल्ट जा रहा है तो आसानी से ऐसा लगा, मान लो 11,000 आ गया तो ये पहले ही टूट जाएगा यहाँ लाइट जाने से पहले, और इस प्रकार आपका ये जलने से बच जाएगा, ठीक। तो देखो इसका आप आंसर कैसे लिखोगे कि फ्यूज तार विद्युत संयंत्रों का बचाव किस प्रकार करता है। तो इसका लिखोगे फर्स्ट का, देखो फ्यूज तार परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। देखो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है यहाँ पे, क्योंकि पूर्ण इसमें देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से संपूर्ण श्रेणी क्रम क्या मतलब जिससे संपूर्ण विद्युत धारा गुजरे, तो यहाँ से संपूर्ण विद्युत धारा गुजरेगी। समांतर क्रम में जुड़ा हो, जैसे ये इधर बल्ब लगा हो, इधर पंखा लगा हो, अगर समांतर क्रम में जोड़ते हो तो यहाँ फ्यूज तार लगाओ, और यहाँ फ्यूज तार लगाने का क्या मतलब, अगर इधर से लाइट आती है यहाँ फ्यूज तार लगाते हो तो केवल बल्ब बचता है, पंखा तो जल ही जाएगा क्योंकि इधर भी तो लाइट आएगी, तो इसलिए यहाँ पे लगाओगे श्रेणी क्रम में। क्लियर। तो चलो इसलिए श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि फ्यूज तार परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फ्यूज तार परिपथ में जोड़ा जाता है, ऑप्शन दे देगा श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, तो श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो फ्यूज तार परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जिसका प्रतिरोध अधिक, देखो जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक होने का मतलब कि पतला तार यूज किया जाता है, जिसका प्रतिरोध अधिक परंतु गलनांक कम होता है। गलनांक कम होने का मतलब वही पतला रहेगा भाई, तभी तो गलनांक कम होगा। आगे देखो, जब विद्युत धारा का मान सीमा से ज्यादा हो जाता है तो यह फ्यूज तार टूट जाता है, जिससे परिपथ अपूर्ण हो जाता है, और इस प्रकार विद्युत संयंत्रों यानी वही विद्युत उपकरण जो भी है, बल्ब पंखे हैं, उनका बचाव हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर लिख दोगे, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। आएगा ही आएगा, पूछेगा क्या, आएगा ही आएगा किसी न किसी पेपर सेट में, ठीक है। तो चलो ये फर्स्ट प्रश्न रहा। सेकंड प्रश्न क्या है इसमें कि धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। ओके प्रश्न क्या है कि धारावाहिक परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि करो, अस्थायी चुंबक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये सेकंड प्रश्न है इसमें। ओके, और देखो ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो ये 4 मार्क का कर दिया गया है, और ये छोटा है थोड़ा तो 2 मार्क का कर दिया गया है, तो 4 2 6 मार्क यहाँ, और यहाँ भी ऊपर भी 6 मार्क था। तो चलो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका उत्तर। सेकंड देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि धारावाहिक परिनालिका के उपयोग द्वारा निम्न अवस्थाओं में अस्थायी चुंबक प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका थर्ड मतलब इसका है कारण किन अवस्थाओं में प्राप्त किया जाता है। तो फर्स्ट अवस्था कि परिनालिका के अंदर, देखो ये आपका फिगर, उचित फिगर भी बनाने को बोला है तो ये फिगर दर्शाया गया है, और ये जो आपकी ये परिनालिका है उसके अंतर्गत ये एक छड़ है, इस छड़ को हम लोग चुंबक की तरह किस तरह बना पाएंगे, जब परिनालिका के अंदर जो छड़ उपयोग करेंगे वो स्टील आदि जैसे पदार्थों का करेंगे। और क्यों करेंगे, तो देखो इसमें लिखा गया है परिनालिका के अंदर की छड़ को स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाना चाहिए, ताकि चुंबकीकरण यानी चुंबकत्व का गुण इसमें आने के बाद यह लंबे समय तक चुंबकीय गुणों को बनाए रखे। फर्स्ट तो ये कारण हो गया। सेकंड कि परिनालिका में प्रवाही धारा दृष्ट धारा यानी डीसी होनी चाहिए जो लगातार बहे, ठीक। और थर्ड है कि परिनालिका में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ये जो फेरे हैं उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है, अधिक और सघन रूप से सटी हुई होनी चाहिए, ताकि ताकि इसके भीतर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके, ऐसे लिख दोगे। तो हमने अब तक यहाँ तक के प्रश्नों का उत्तर देख लिया, यानी हम लोग के ये फिजिक्स वाले पूरे के पूरे खत्म। एक्चुअली अभी लास्ट में ये प्रश्न के मैं लास्ट में बता रहा था ना, तो अभी मेरा फ़ोन का स्टोरेज भर गया था तो ऑटोमेटिकली बंद हो गया था कैमरा, ठीक। तो चलो ये हमने शूट कर लिया, अब मैंने देखा था पूरा हमने बता दिया था। ये जो इसमें ये सेकंड प्रश्न भी था इसको भी हमने यहाँ पूरा का पूरा बता दिया था। तो ये हम लोग का जो फिजिक्स वाला मतलब वर्णनात्मक प्रश्न में उपखंड जो क है वो खत्म होता है, यानी फिजिक्स वाला टॉपिक। अब उपखंड
ख में हम लोग चलते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हो ये केमिस्ट्री वाला पार्ट, यानी शुरू में जो आप लोग का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाला, अम्ल क्षारक एवं लवण वाला, वो सारे चैप्टर से होगा, वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन हो गया। तो चलो अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोग का चौथा, इसके बाद ये पांचवा प्रश्न दिया है, तो चलो इसको कर लेते हैं और इस उपखंड का ये पहला प्रश्न हो जाएगा। तो यह क्या बोला जा रहा है यहाँ इस प्रश्न में, आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ओके, और यहाँ 4 हम लोग की समीकरण दी हुई है, प्रत्येक समीकरण का 1-1 मार्क यानी 4 मार्क आपको मिलेगा संतुलित करने को। फर्स्ट है कि तनु सल्फ्यूरिकल अम्ल के साथ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, चलो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया हम लोग का। जब यह अभिक्रिया करता है किससे, दानेदार जिंक यानी वही जिंक से, तो क्या होता है, अब देखो जब यह अभिक्रिया करता है, इसका तो हमने पीछे देखा था, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कहीं आया था, ये जिंक क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को मतलब विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है, और यह इस प्रकार एक विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आपका ये मतलब आपका होगा ये। और इसको अब हम लोग संतुलित कर देखते हैं क्या यह संतुलित है। तो देखो इधर हम लोग का जिंक एक, इधर जिंक एक, इधर अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो दो हाइड्रोजन सल्फेट, इधर हम लोग का एक आयन सल्फेट का एक आयन, ये पूरी तरह से संतुलित भी है, हमें संतुलित करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखो, सेकेंड हमें क्या बोला जा रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु मीन्स जिसमें मतलब जल की मात्रा एक तरह से ज़्यादा हो, ठीक है, और सांद्र बोला जाता है मतलब जिसमें मतलब जल की मात्रा काफ़ी कम हो, ठीक। चलो तो सेकेंड है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला HCl होता है। यह किससे, मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, इसका हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो मैग्नीशियम से पट्टी से अभिक्रिया करता है, यानी Mg मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है, तो देखो जो HCl जब मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगा तो ये मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेगा, ठीक है, MgCl2, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। गैस को ऐसे हम लोग तीर से प्रदर्शित कर सकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक। अब देखो इसको हम लोग अब संतुलित करते हैं। संतुलित कैसे करेंगे, इधर देखेंगे हम लोग, इधर क्यों हम लोग अभिकारक में जो भी चीज़ है वो कितनी है और उत्पाद में कितनी है, दोनों तरफ बराबर हम लोग देखेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन देखा जाए तो इधर हाइड्रोजन 1 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, तो फिर तो यहाँ दिक्कत है भाई, तो हम लोग यहाँ आगे इसके 2 लगाएंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन कर दिए, 2 हाइड्रोजन हो गया। अब क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन यहाँ पे आगे 2 है, इसका मतलब क्लोरीन भी 2 है, Cl2 यानी क्लोरीन भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैग्नीशियम इधर 1 है, मैग्नीशियम तीर के इधर भी 1 है, यानी कि हम लोग की संतुलित हो गई केवल यहाँ 2 लगा देने से, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया। अब चलो अगला कर लेते हैं, थर्ड वाला। इसमें थर्ड वाला जो है वो देख सकते हो, यह क्या है, यह है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। ओके, ये अमोनिया है, तो नाइट्रोजन गैस N2 होता है, हाइड्रोजन गैस आपका H2 होता है, इससे अभिक्रिया कर अमोनिया NH3, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है, तो NH3 बनाता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा, ये जैसे बोला था वैसे हमने कर लिया। अब देखो इसको हमें संतुलित भी करना होगा भाई, तो इधर हम लोग का नाइट्रोजन 2 है, इधर हम लोग का देखो 1 है, तो यहाँ हमें इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा। देखो नीचे नहीं लगाएंगे नहीं तो आयन में फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए इसके आगे लगाते हैं। तो 2 हमने लगा दिया। तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, अगर नीचे हम लोग 2 लगा देते हैं तो ठीक है, नाइट्रोजन तो ठीक हो जाएगा, 2 इधर 2 इधर, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाएगा, H3 नीचे 3 लिखा है, आगे 2 है, यानी 3 दूना के 6 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इधर हाइड्रोजन केवल कितना है, 2 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 लगा देंगे। जैसे 3 दूना के 6, इस यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे भी 6, तो ये पूर्ण रूप से संतुलित भी हो जाएगी। तो ये हम लोग का थर्ड वाला इसका हो गया क्लियर। आशा करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। अगला हम लोग इसमें चौथा वाला जो प्रश्न है उसको भी संतुलित कर लेते हैं। चौथा देखो, चौथा क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। गैस का वायु में दहन होने पर, यानी वायु में दहन होने पे, यानी वायु से अभिक्रिया करता है, तो ये क्या बनाता है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जल H2O और प्लस SO2 बनाता है, हाँ सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 बना रहा है, ठीक। तो इसको हमें संतुलित भी करना है। तो चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हम लोग का हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S ये हो गया। जब यह अभिक्रिया करता है
ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन में दहन होता है नहीं, वही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यह क्या क्या बनाता है, जल बनाता है यानी H2O बनाता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। अब इसको हमें संतुलित भी करना है, चलो हम लोग संतुलित भी कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन है तो इधर हम लोग इधर अभिकारक में पूरा देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, केवल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इधर देखा जाए तो इधर भी 2 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर सल्फर देखा जाए तो 1 सल्फर, और इधर देखा जाए तो हम लोग का इधर भी तो कोई दिक्कत नहीं है यार, सल्फर हम लोग का ठीक है, सल्फर भी ठीक है यार। और उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन देखें, ठीक है, तो हम लोग का 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में गड़बड़ है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 2 3, मतलब ऑक्सीजन में पूरी तरह से गड़बड़ है, इधर 3 है इधर 2 है, तो ऑक्सीजन को हम लोग सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो ऑक्सीजन को हम लोग संतुलित करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, इसको 6 इधर की इसी तरह बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो 2 2 अगर 4 हो जाता है, तो यहाँ पे भी 2 लिख देता हूँ तो ये मतलब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो ऑक्सीजन के आगे 2 यानी 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हम लोग का ऑक्सीजन, और 2 दूना का 4 यानी इधर भी 4 इधर भी 4। लेकिन अब ये हाइड्रोजन को भी एक बार देख लेते हैं, तो ये 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो हम लोग का ये हम लोग का केवल 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लोग 2 कर लेते हैं, ठीक, तभी हम लोग का 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, और इधर भी 4 हाइड्रोजन। और उसके बाद हम लोग अब हाँ एक बार सल्फर को भी देख लेते हैं। सल्फर भाई इधर देखो हम लोग का इधर भाई गड़बड़ है, इधर देखो आगे 2 लिखने के कारण ये 2 सल्फर हो गया और इधर 1 ही सल्फर है, तो यहाँ भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 2 लिखेंगे तो फिर ये ऑक्सीजन का मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये 2 दूना का 4 और ये आपका 2 6 हम लोग का ऑक्सीजन हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 हमको लिखना पड़ेगा, 2 ना लिखकर 3, तभी तो 3 दूना के 6 ऑक्सीजन होगा। अब इस तरह से ये पूरी तरह से संतुलित हो गई। इस तरह से संतुलित करने को हम इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो अब यह पूरी तरह से संतुलित हो गया। अगर हाइड्रोजन देखें तो 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, 2 दूना का 4 इधर भी हाइड्रोजन। सल्फर देखें तो आगे 2 लिखा है यानी 2 सल्फर, और यहाँ देखो 2 सल्फर। अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखो तो 3 दूना के 6 ऑक्सीजन, इधर देखो आगे 2 लिखा है यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 2 दूना का 4 यहाँ पे, यानी 4 दे 6 ऑक्सीजन हम लोग का यहाँ पे, यानी पूरी तरह से ये हम लोग की संतुलित हो गई। तो इस तरह से आपको इसको लिखकर ऐसे इस प्रकार से और संतुलित करना होगा, ठीक है। ये थोड़ा कठिन हो जाता है, सीधे सीधे इधर दिया रहता है हम लोग का लिखकर मतलब, और उसको केवल संतुलित करना होता है तो वो आसान हो जाता है। ऐसे में अगर लिखा होता है तो उसको एक बार फार्मूले के रूप में चेंज करना, फिर उसको संतुलित करना थोड़ा कठिन होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको क्लियर कर लेना, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक। तो चलो ये हम लोग का इसका पहला प्रश्न हो गया, यानी उपखंड ख का एक तरह से देखा जाए तो ये 5वां प्रश्न हो गया। अब 6 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, यह है कि निम्नलिखित का कारण बताइए। ओके, हमें कारण यहाँ पे बताना है, और 2 यहाँ पे प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 2 मार्क है, 2 + 2 यानी 4 मार्क आपको मिलेगा। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण बताना है कि इसी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो चलो यहाँ पे मैंने लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट का उत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 के फर्स्ट का उत्तर कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। इससे क्या मतलब, तो देखो जैसे लोहा है, लोहा बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, उसको मतलब उसमें आसानी से कोई भी चीज़ अभिक्रिया कर लेती है, जैसे पानी से थोड़ा सा भीगेगा उस पर जंग लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सोना एवं चांदी का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील होते हैं और जल्द किसी चीज़ से अभिक्रिया नहीं करेंगे और धुंधले नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए तो वही लिखा गया कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं और जल्द वायु से अभिक्रिया नहीं करती, जिसके कारण इनका चमक अधिक दिनों तक बना रहता है। अगर वो वायु से अभिक्रिया कर लेती तो उसका ऑक्साइड बन जाता, परत जम जाती, तो फिर ये गड़बड़ हो जाता है भाई। लेकिन ये जल्द अभिक्रिया नहीं करती हैं, तो इसलिए अच्छी बात है, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं और जल्द वायु से अभिक्रिया नहीं करती, जिसके कारण इनका चमक अधिक दिनों तक बना रहता है। साथ ही इसमें तन्यता और आघातवर्धन्यता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण आभूषण बनाने में आसानी होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हो आप लोग, ठीक, कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण बताइए। तो कारण यहाँ पे इस प्रकार लिख सकते हो। सेकंड है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को
ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ओके, निष्कर्षण प्रक्रम मीन्स जैसे जमीन से जब खनिज निकाला जाता है तो उससे मतलब भाई उससे अनेक प्रकार की धातुएं निकाली जाती हैं, तो उसी कह रहा है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। यानी देखो, हम लोग के धरती से तो कई प्रकार के खनिज निकलते हैं, उसमें से वो खनिज मतलब जिनसे धातुएं निकालना काफ़ी आसानी हो उनको हम लोग अयस्क बोलते हैं। और अयस्कों में आपका एक कार्बोनाइट, कई प्रकार के अयस्क होते हैं, तो उसमें एक कार्बोनेट अयस्क और एक सल्फाइड अयस्क, दो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं। तो कह रहा है कि कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है निष्कर्षण प्रक्रम में। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बात तो वही हुई, फिर हमने ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया, क्यों इनसे सीधे धातु नहीं निकाली जाती? तो देखो यहाँ पे इसका कारण यहाँ पे लिखा गया है। देखो, धातु निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित इसलिए किया जाता है क्योंकि धातु कार्बोनेट और धातु सल्फाइड से सीधे धातु प्राप्त करना कठिन होता है, इसलिए उन्हें पहले धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। ठीक है, जिससे आसानी से आपका धातु निकाली जा सके। अगर सीधे इनसे निकालते हैं तो थोड़ा ये प्रोसेस कठिन होता है, इसलिए धातु ऑक्साइड में पहले बदल देते हैं और फिर उनसे हम लोग धातु निकाल लेते हैं। तो यही कारण है, सिंपल सा। ठीक, तो ये दोनों का हमें कारण लिखना था प्रश्नोत्तर संख्या 6 में, तो हमने दोनों का ये कारण भी दे दिया। ठीक, अब चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 7 है। इसमें भी फर्स्ट सेकंड दो प्रश्न है। इसमें एक नॉर्मल प्रश्न ये है और इसमें ये सेकंड प्रश्न में भी ए और बी कर दो प्रश्न है। इसमें आईयूपीएससी नाम लिखना है। आईयूपीएससी नाम तो लिखना आता है आपके एग्जाम में, साथ में कई आईयूपीएससी का फिगर मतलब कई दे देगा, आपको बोलेगा कि फिगर बनाओ, जैसे CH3OH दे देगा और कहेगा कि इसका फिगर बनाओ। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं जो भी ये प्रश्न दिया है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के दो लक्षण को लिखिए, ये दो लक्षण इसका लिखना है। तो देखो, सहसंयोजी आबंध क्या होता है? प्रश्नोत्तर संख्या 7 का फर्स्ट का उत्तर देखो, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बनने वाला आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। ठीक, सहसंयोजी आबंध के दो लक्षण निम्न है। ठीक, जैसे आपका देखो, आपका होता है ना, जैसे CH4 हो गया। ठीक है, तो आप इसमें कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, यानी इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन क्या किए हैं? साझेदारी किए हैं और CH4 का निर्माण किए हैं। इसका ये संरचनात्मक सूत्र हो गया। तो वही बोल रहा है, ये इसमें क्या है? एक सहसंयोजी आबंध है। तो वही सहसंयोजी आबंध क्या होता है कि दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनने वाला जो आबंध होता है वो सहसंयोजी आबंध होता है। क्लियर? अब इसके हमें गुण लिखना है। आप ऐसे लिख दोगे कि सहसंयोजी आबंधों के दो गुण या लक्षण निम्न हैं। ठीक, और इनके दो लक्षण यहाँ पे है कि इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है और ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये आपके NCERT की बुक में दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, बाकी लक्षण में ये भी लिख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ऐसे भी ये भी आप लिख सकते हो लक्षण में, कोई दिक्कत नहीं, बनाकर वो भी सही हो जाएगा। ठीक, चलो तो ये आप लक्षण याद कर लेना। उसके बाद इसमें सेकंड जो प्रश्न है, इसमें देखो दो हमें ये दिया है, इसमें ये हमें इनका आईयूपीएससी नाम लिखना है। चलो इनका हम लोग आईयूपीएससी नाम लिखते हैं। देखो CH3 CH2 CHO दिया है। देखो यहाँ पे CHO है। CHO यहाँ पे आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा अभिक्रियात्मक समूह। तो CHO क्या होता है? ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का हम लोग आईयूपीएससी नामकरण करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो CH3 CH2 CHO दिया है, इसको मैं लिख लेता हूँ। CH3 CH2 है ना, हाँ CH2 ही होना चाहिए, और CHO। इसको अगर हम लोग फैलाकर इसका पूरे के पूरे फार्मूले को लिखे तो देखो, कार्बन के साथ इधर ये हम लोग एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये CH3 इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड यहाँ CH2, यानी एक हाइड्रोजन ऊपर एक इधर, और यहाँ देखो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है। इस बात को ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो चीज़ देख रहे हो, यही फॉर्मेल्डिहाइड का एक तरह से आप इस चीज़ को याद रखना, आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। यह क्या होता है? ये फॉर्मेल्डिहाइड का ना, देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड का, माफ़ करना यार, एक्चुअली बार बार गला फंसने टाइप का हो जा रहा है, जैसा कि शुरू से बोल रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है। चलो, ये फॉर्मेल्डिहाइड का क्या है? क्रियात्मक समूह है। ठीक है, जैसे अल्कोहल का OH होता है ना, ठीक है, ऐसे हम लोग दर्शा देते हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। अब देखो इसी को हम लोग फैला दिया तो कुछ इस प्रकार का हो गया। इसका हमें आईयूपीएससी नामकरण करना है। तो देखो आईयूपीएससी नामकरण में हम लोग क्या करते हैं कि
सबसे पहले तो हम लोग कार्बन देखते हैं। तो देखो यहाँ 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन यानी आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सीधे सीधे आपका ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ओके यार, चलो मैं क्या बता रहा था, चलो हाँ इसका यूपीएससी नाम, हाँ चलो इसका यूपीएससी नाम हम लोग लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये 3 कार्बन है, तो ये हम लोग का सीधे प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये आप लोग का क्या है, ये कौन किसका क्रियात्मक समूह है, ये एल्डिहाइड है, जिसको आप फॉर्मेल्डिहाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, इसमें अनुलग्न एल लगता है भाई, तो यहाँ आपका एल लग जाएगा, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल। ठीक है, तो ये आपका प्रोपेनल हो जाएगा इसका यूपीएससी नाम, ये फर्स्ट वाले का। क्लियर। अब देखो इसमें देखो सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, यहाँ पे देखो ये CH3 CO CH3 है, यहाँ पे काफ़ी मस्त है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CO CH3। अब देखो यहाँ पे क्या जुड़ा है, ये CO, ये आपका क्रियात्मक समूह है। ठीक है, बीच में जुड़ा है, यहाँ पर तो साइड में जुड़ा हुआ था, ठीक है अंत में, लेकिन यहाँ बीच पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले तो ये CO क्या होता है, देखो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इधर आपका एल्किल समूह और इधर भी आपका एल्किल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, तो यह आपका होता है, ये आपका किसका ये होता है भाई, तो ये होता है कीटोन का। ये किसका होता है, ये कीटोन का होता है। क्लियर, कीटोन का ये क्रियात्मक समूह होता है। तो याद रखना, आपके एग्जाम में 2023 में ये पूछा गया था। ठीक है, ऐसे दे दिया था, और पूछेगा ऑप्शन में, मतलब ऐसे देगा कि निम्न में से कीटोन का क्रियात्मक समूह है, और आपका उसमें कई समूह का दे देगा, किस कहीं OH देगा, कहीं कुछ देगा, और उसमें से तो आप सही ऑप्शन ये भाई छाटोगे जो भी रहेगा, क्योंकि कीटोन का आपको छाटना होगा। ठीक है, तो ये क्रियात्मक समूह आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे CH3 अगर इसको फैलाते हैं तो कार्बन के साथ यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े है। देखो इसको फैलाते हैं, थोड़ा फैलाते हैं, यहाँ पे देखो कार्बन, यहाँ पे इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक, CH3 हो गया। फिर सिंगल बॉन्ड के साथ देखो यहाँ कार्बन जुड़ा है, यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके साथ, और यहाँ पे एल्किल समूह यानी CH3, यानी इसको भी फैलाते हैं, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो 1 2 3 कार्बन तो 3 है, तो सीधे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधे वही आपका प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन हम लोग सीधे लिख सकते हैं। क्लियर। और देखो यहाँ पे हम लोग का, चूंकि यहाँ पे ये जो हम लोग का क्रियात्मक समूह ये जुड़ा है, ठीक है, क्रियात्मक समूह जो जुड़ा है वो कहाँ जुड़ा है भाई, वो इधर से या इधर से गिनती करो, वो सेकंड नंबर पे ही आएगा, तो नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखा जाता है, प्रोपेन 2। और अंत में इसका पूर्व लग्न जो होता है, पूर्व लग्न इसका भाई कीटोनों का क्या होता है, ठीक है, वो होता है N। ठीक है, वो क्या होता है, N होता है। ठीक, नहीं N नहीं, L होता है। ठीक है, क्या होता है, L होता है, तो वो इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में ठीक है, देखो N नहीं, माफ़ करना, ON ऑन होता है, तो इसको ऐसे यहाँ पे हिंदी में ऐसे इसको लिख दिया जाता है ऑन, तो ये प्रोपेन 2 ऑन हो जाएगा इसका यूपीएससी नाम सेकेंड वाले का, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। थोड़ा रुक जाता हूँ मैं, रुक जाओ 5 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि खांसी अब आएगी अब आएगी अब आएगी। ठीक है, उसके बाद मैं शूट करता हूँ वीडियो, 1 मिनट। ओके यार, चलो चलो, एक्चुअली मेरी तबीयत ना आप मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं वीडियो शूट करने लायक तबीयत नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैनेज वैसी तरह भाई मैं कर लेता हूँ, आप भी कर लेना। इसको अब साइड में रखता हूँ। तो ये हम लोग का दोनों का यूपीएससी नाम हो गया। अब हम लोग आगे अगला प्रश्न, इसका थर्ड वाला देख लेते हैं। इसमें क्या है कि कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, और 2+2+2 यानी 6 नंबर का यह प्रश्न है। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं भाई। कठोर जल को, ओके ये नहीं, ये 2 ही नंबर का प्रश्न है, मतलब ये सारे के सारे, ये 2 मार्क का था, ये 2 मार्क का, ये 2 मार्क का, यानी आपको 6 मार्क मिलेगा, 2-2 मार्क सबका करने का। तो ये कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए, हमें समझाना है। चलो यहाँ पे यहीं पे था क्या, हाँ यहीं पे था, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड वाले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, यह क्या है, चलो इधर इसको ही देख लेते हैं। देखो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं, ऐसे लिखोगे, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। सॉरी यार, अभी देखो हिचकी आ गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं। जब साबुन से ये लवण क्रिया करते हैं तब अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जिसे स्कम या झाग कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे आप लोग लिख लोगे, जैसे ये साबुन का आपका एक फार्मूला हो गया C17H35COONA। ठीक है, जब यह भाई कठोर जल में कैल्शियम के लवण होते हैं, तो कैल्शियम लवण से जब
अभिक्रिया करता है तो यहाँ देखो ये स्कम या झाग का ये निर्माण करता है और ये सोडियम का आयन प्राप्त होता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम से ये साबुन अभिक्रिया करता है तो यहाँ स्कम या झाग और साथ में आपका यहाँ पे सोडियम का आयन प्राप्त होता है। ठीक, तो ये आप दोनों एग्जाम्पल में से कोई एक लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। एग्जाम्पल भी नहीं लिखते हो, केवल इतना भी लिख देते हो तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये लिख दोगे तो आपका बेस्ट रहेगा। ठीक, चलो तो ये आपका प्रश्न क्लियर। अब चलो हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला ये हम लोग का ये तो प्रश्न हो गया। ये 7वें में ना, इसमें देखो, इसमें अथवा कर कर का भी यहाँ प्रश्न है। आप मतलब इन प्रश्नों को करो, ठीक है, ये जो प्रश्न दिया था इनको करो, या जो ये अथवा वाला प्रश्न थे इनको करो, आपका मन। तो चलो इन अथवा वालों को भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कौन मतलब कोई भरोसा ही नहीं है कौन आएगा प्रश्न। तो भाई सबसे पहले विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है सब लोग भाई जानते हैं। फर्स्ट ही चैप्टर का ये प्रश्न है कि तैलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थों के साथ मतलब जब ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेता है या खुले में इनको छोड़ देते हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और फिर मतलब जो पदार्थ होते हैं वो मतलब गंध देने लगते हैं, उनका स्वाद बदल जाता है, तो यही विकृत गंधिता होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है भाई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो वो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि देखो, जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ना कार्बनिक अम्लों के साथ एल्कोहल अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार एस्टर का निर्माण होता है। तो एस्टर बनने की यह प्रक्रिया एस्ट्रीकरण कहलाती है। तो देखो इनको मैंने लिखा है, एक मिनट इधर से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 7 जो अथवा है उसका उत्तर। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो विकृत गंधिता क्या है। तैलीय अथवा वसायुक्त खाद्य पदार्थों का उपचारित होकर, ठीक है, उपचारित यानी वही उपचारित होकर यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होकर, ठीक है, अपने स्वाद एवं गंध में बदल लेने की प्रक्रिया जो होती है वही विकृत गंधिता होती है। सिंपल ऐसे लिख दोगे। और उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हो शामिल हो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन और उपचयन यानी ऑक्सीजन की एक में कमी तो एक में वृद्धि। ठीक, तो यहाँ देखो CuO H2 और यहाँ पे Cu और H2O का निर्माण हो रहा है। जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर और जल का निर्माण करते हैं। तो देखो यहाँ CuO था और यहाँ Cu बचा यानी कॉपर केवल बचा। यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन की कमी आ गई। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन केवल था, यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। तो यहाँ उपचयन और अपचयन दोनों इस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएं शामिल है तो इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। सिंपल। ठीक, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया क्या होती है भाई, तो देखो जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में कार्बनिक अम्ल यानी जिसमें कार्बन उपस्थित हो, ऐसा अम्ल जिसमें कार्बनिक मतलब कार्बन उपस्थित हो, तो जैसे एसिटिक अम्ल हो गया सबसे फेमस कार्बनिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल, इसमें कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये सिरका का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये कार्बनिक अम्ल है। तो इसी को हमने एग्जाम्पल में भी लिया है। तो देखो जब सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों एवं एल्कोहल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एस्टर है उसके बनने की प्रक्रिया ही एस्ट्रीकरण कहलाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखो जब ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH, इसके साथ C2H5 यानी एथिल एल्कोहल यानी ये अम्ल है। जब ये क्या है, यह अम्ल है। ठीक है, तो और अम्ल में सॉरी एल्कोहल, ठीक है, माफ करना अम्ल बता रहा हूँ। चलो यह हम लोग का यह अम्ल है। ठीक है, और ये आपका एल्कोहल है। ठीक, क्योंकि OH है। जब इसके साथ एल्कोहल अभिक्रिया किया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एथिल एसीटेट यानी एस्टर का, ये एस्टर ग्रुप का होता है, एस्टर होता है। तो इसको पढ़ते हैं एथिल एसीटेट और जल का निर्माण कर रहा है। तो ये एस्टर का निर्माण हो रहा है तो इसी अभिक्रिया को ही एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपल यही है एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही आप लिख दो, ये एग्जाम्पल दे दो, आपको 2 मार्क इसका मिल जाएगा। इसका ऐसे कर दोगे 2 मार्क और इसका 2 मार्क, आपको 6 मार्क। तो आप अथवा वाला करो या वो 7वां प्रश्न करो, आपका मन। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आपको करना होता है। ठीक, तो ये भी प्रश्न क्लियर। अब देखो ये आपके केमिस्ट्री वाले प्रश्न सारे के सारे खत्म। अब उपखंड ग में आते हैं, जो आपका बायो वाला प्रश्न है। ठीक है, उसको हम लोग करते हैं। तो चलो इनको भी कर लेते हैं भाई। सबसे पहले पहला प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 7 के बाद ये 8वां प्रश्न कि जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण, इसको अजैव निम्नीकरण भी बोलते हैं, पदार्थों के बीच अंतर बताइए और इनके उदाहरण हमें लिखना है। ठीक है, इनके उदाहरण दीजिए। ये 4 मार्क का प्रश्न है। तो चलो इसको देखो, यहाँ उपखंड ग प्रश्नोत्तर संख्या 8, आप इनमें अंतर लिखना है। तो 2 आप ऐसे चार्ट बना लो, एक तरफ लिख लो जैव निम्नीकरण पदार्थ, एक तरफ गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ। और इसमें फर्स्ट दागो लिखो कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैविक प्रक्रिया मीन्स वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया जैसे मतलब जो भी मतलब जीवन की एक तरह से प्रक्रिया, जैसे हम लोग जैसे खाओ कर जैसे
भाई जैसे कोई भी जैसे केला हो गया, केला का खाकर छिलका हम बिक देते हैं, ठीक है। तो वह छिलका क्या होता है कि जैविक प्रक्रिया द्वारा कीटाणुओं द्वारा इधर उधर कुछ दिनों में वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो यह क्या होता है, एक तरह से उसका छिलका जो होता है वो जैव निम्नकणीय पदार्थ होता है जो नष्ट हो जाए, और जो नष्ट नहीं होता है जैसे हम लोग वातावरण में झिल्लियाँ फेंक देते हैं, तो प्लास्टिक वाली चीज़ें तो वो नष्ट नहीं होती है, तो वो गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ के अंतर्गत आती हैं, ठीक। तो जैविक प्रक्रिया का मतलब समझ गए कि वे पदार्थ तो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैविक प्रक्रिया मतलब जैसे मतलब सड़ कर नष्ट हो जाना है एक तरह से, सिंपल। और गैर गैर जैव निम्नीकरण में क्या लिखोगे इसके सीधे, कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित नहीं होते हैं गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। तो ये आप लोग मतलब सेम चीज़ों पे अंतर लिखोगे, ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ और लिख दिए, यहाँ पे इन दोनों में मतलब कुछ होना चाहिए, इसका इधर विपरीत, इसका इधर विपरीत होना चाहिए, ठीक। तो आपका ये क्लियर कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है, एक ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या लिखोगे कि ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते, मतलब नॉर्मली करते हैं, मतलब ना के बराबर, मतलब नहीं ही करते हैं, ठीक है, जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, और ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जैसे इसमें उदाहरण हो गया प्लास्टिक, तो प्लास्टिक पर्यावरण को प्रदूषित करता है, आप जानते हो, ठीक है। और जैसे फल तथा सब्जी के छिलके ये या लकड़ी घास ये सब पर्यावरण में छोड़ दो तो ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं पर्यावरण को, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। थर्ड में लिख दोगे कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ समय के साथ अपने रूप और संरचना को बदलते रहते हैं और अंत में क्या होते हैं कि नष्ट हो जाते हैं। और इनका उदाहरण लिख दोगे जैसे फल तथा सब्जी के छिलके, लकड़ी घास कागज और साथ में चमड़ा भी होता है, ठीक है। और इसमें इसमें भाई मैंने नहीं लिखा है क्या, हाँ यहाँ पे गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं, यानी एक ही समान रहते हैं, ये परिवर्तित नहीं होते। जैसे बोतल फेंक दो तो वो कई कई साल उसी तरह रह जाएगी, ठीक है, न सड़ेगी न गलेगी। तो उदाहरण के तौर पे प्लास्टिक की बोतलें या फिर आपकी शीशा की भी बोतलें इसमें आ जाएंगी, ठीक है, पॉलीथीन आ जाएगा, कांच आ जाएगा आदि, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये रहा अंतर जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बीच, सिंपल। ये अंतर आप लोग लिख दोगे, आपको जो भी इसका मार्क 4 मार्क है ना, 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक। चलो भाई आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गया प्रश्न संख्या 8 के बाद हम लोग 9 नंबर प्रश्न देख देते हैं। ओके, 9 नंबर प्रश्न क्या है यह प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। ओके, यहाँ पे हम लोग का दिया है, इसमें देखो ये ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। इसमें ये अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखना है। इसको थोड़ा मैं जूम करूँ क्या, एक मिनट, जूम, हाँ जूम तो हो गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ मस्तिष्क में पीछे यहाँ पे देखो थाइमस होता है, ठीक है। और थाइमस के यहीं पे एकदम ऊपर वाले पार्ट पे ये ए दिया है और इसको दर्शाना है, और नीचे यहाँ पे बी दिया है और इसको दर्शाना है। थाइमस के ऊपर एकदम ये एकदम ऊपर यहाँ पे ना एक मतलब एक ग्रंथि होती है भाई, यहाँ पे इसको बोला जाता है पीनियल ग्रंथि। क्या होती है, पीनियल, ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, पीनियल ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथि, क्लियर है। अब देखो भाई यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। चलो, नीचे वाली जो ग्रंथि है उसको पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि, इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। तो ये आपकी पीयूष ग्रंथि हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये गले में दिखा रहा है, गले में मैंने बता दिया थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक। अब देखो यहाँ पे यहाँ यहाँ ये मतलब छाती के यहाँ करीब यहाँ पे ये क्या होती है, इसमें थाइमस नामक ग्रंथि होती है, यहाँ पे थाइमस नामक ग्रंथि, ठीक। तो हमने सबको दर्शा दिया। आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है, सिंपल, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालकर ABC डालकर केवल इनका नाम लिख देना है। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या मतलब यहाँ पे देखो ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो डालोगे और ए लिख दोगे कि पीनियल ग्रंथि, बी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, सी आप थायराइड ग्रंथि और अंत में डी थाइमस ग्रंथि। इसको थोड़ा जूम आउट मैं कर लेता हूँ। चलो ये हो गया ना हम लोग का, एक मिनट, हाँ चलो तो ये सारे के सारे को हमने दर्शा लिया। तो ये हम लोग की प्रश्नोत्तर संख्या 9 भी हो गई। अब चलो हम लोग प्रश्नोत्तर जो संख्या 10 है उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 10 में ना ये एक पूरा का पूरा ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है और ये इन दो प्रश्नों का उत्तर देना है। आप पढ़ते रहना। चलो इनका सीधे मैं उत्तर दे देता हूँ आपको, ठीक।
यहाँ सिंपल बताया गया कि मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्रों के बारे में पूरा पूरा यहाँ पे लेख लिखा गया है। ठीक, और उनसे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा है। फर्स्ट प्रश्न पूछा है कि लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है। भाई जो लिंग निर्धारण है, यानी लिंग का निर्धारण होता है, वो वंशानुगत कैसे हो सकता है। तो देखो इसका उत्तर देखो, यहाँ पे आप लिखोगे कि लिंग निर्धारण वंशानुगत होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण क्या होता है, वंशानुगत होता है, क्योंकि यह गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य में लिंग को एक्स और वाई गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र, जबकि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। सिंपल, ठीक है, ऐसे आप लोग लिख दोगे। क्लियर है। अब देखो इसमें सेकंड प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ओके, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है कि भाई मतलब लड़का होगा कि लड़की होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि माता में भाई एक्स एक्स पाया जाता है और पिता में एक्स वाई पाया जाता है। तो इससे माता से तो कभी भी एक्स ही मिलेगा, पिता से अब एक्स मिलेगा कि वाई मिलेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि मतलब लड़का होगा कि लड़की। तो देखो ऐसे इस पे लिखोगे कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों पर निर्धारित करता है, क्योंकि सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एवं जिससे पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़का होता है। यानी अगर इसमें से ये पिता का गुणसूत्र है, इसमें से अगर एक्स आकर मिल जाए तो यह आपका क्या होगा, अगर एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो वह यहाँ पे ये लड़की हो जाएगी। ठीक, और अगर वाई आ जाए यानी एक्स वाई मिल जाए, माँ का एक्स और पिता का वाई, तो वो आपका लड़का पैदा होगा, एक तरह से लड़का होगा। सिंपल। तो ये होता है मतलब एक तरह से लिंग निर्धारण का ये एक तरह से फार्मूला समझ लो या कुछ भी समझ लो। ठीक, तो ये आपका हो गया पूरा पूरा। ऐसे लिखोगे कि ये क्वेश्चन कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ऐसे आप पूरा पूरा ये लेख तरह से ये लिख दोगे, आपका 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है। 1 मिनट यार। ओके, चलो, तो ये हम लोग का प्रश्नोत्तर संख्या ये जो था 10वां ये भी हो गया। अब देखो प्रश्नोत्तर संख्या 11 देखते हैं, और आई थिंक ये हाँ ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 में क्या है, 2 प्रश्न है अथवा कर ये 6 मार्क वाला प्रश्न है। ठीक, इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि मानव आहार नाल का आरेख यानी वही चित्र बनाना है, और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। कौन कौन से भाग? मुख को दर्शाना है, गर्सिका को दर्शाना है, अमाशय को दर्शाना है, और छोटी आंत को दर्शाना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे अथवा कर यहाँ नीचे है क्या कि स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ठीक है, चलो दोनों का यहाँ पे सबसे पहले मानव आहार नल का फिगर देख लो। यहाँ पे ये मानव आहार नल का फिगर पहले से मैंने ये मतलब बनाकर यहाँ पे ऐड कर रखा है, आप लोग देख सकते हो। देखो इस प्रकार ये फिगर आप बनाने को सीख लेना भाई साहब, आता ही आता है एग्जाम में। तो ये फिगर है पूरा पूरा। इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या दर्शाना है भाई, मुख को। तो यहाँ पे आपका मुख है भाई, ये मुख या जिसको आप मुख गुहा बोल सकते हो। ठीक, और उसके बाद मुख से ये जो नली आती है यहाँ गले से यहाँ निकल कर गले से यहाँ नीचे आए। देखो यहाँ पे आपका मतलब गले से निकल कर 2 नलियाँ आती हैं। ठीक, एक ग्रसिका होती है, ग्रसिका मीन्स एक भोजन की नली होती है, और एक आपकी श्वास नली होती है। ठीक, तो हमें ग्रसिका को ही केवल दर्शाना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्रसिका को यहाँ पे दर्शा दिया है। ठीक है, और देखो गले के ऊपर यहाँ ग्रसनी एक ग्रंथि होती है, उसको ग्रसनी बोला जाता है। तो काफ़ी लड़के ग्रसनी और ग्रसिका में कंफ्यूज होते हैं। ग्रसनी अलग होती है, ग्रसिका अलग होती है। ग्रसिका भोजन की नली होती है, तो यहाँ पे ग्रसिका हो गई। ठीक है, और यहीं पे मतलब 2 नली आती हैं, एक नली श्वास वाली अलग हो जाती है जिसको श्वास नली बोला जाता है। ठीक, श्वास वाली जो नली होती है वो फेफड़ों में चली जाती है, और जो ग्रसिका होती है भाई वो तो हम लोग के आमाशय में चली जाती है, पेट में चली जाती है। तो उसके बाद आमाशय को दर्शाना था, तो ये आपका यहाँ पे ये आमाशय स्टमच हो गया। उसके बाद हमें छोटी आंत को दर्शाना है, तो देखो ये वाला ये पूरा ये इधर से आकर यहाँ इससे पेट से, और ये जो पूरा मुड़ी हुई संरचना है पूरी की पूरी है। ठीक है, ये आपकी छोटी आंत है, यहाँ पे भी दर्शाया गया है, इधर से आकर और इधर पूरी यहाँ पे मुड़ी होती है, तो इसलिए यहाँ पे 2 तीरें दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी छोटी आंत हो गई, क्योंकि हमें छोटी आंत को यहाँ पे दर्शाना था। ठीक, तो ये रहा पूरा का पूरा मानव आहार नाल का चित्र, और इसमें जो चीज़ें हमें बोला था उसको हमने दर्शा दिया। आप पूरा का पूरा सारी चीज़ें इसमें मतलब छोटी याद बड़ी याद सब कुछ दर्शाने को सीख लेना। आप गूगल पे सर्च करोगे ना मानव आहार नाल, तो वो फिगर आ जाएगा, उसमें देख लेना, आपको लिखा हुआ सब मिल जाएगा, आप देख लेना। क्योंकि आपसे एग्जाम में यहाँ पे
ठीक है, ये 4 पूछा है लिखने को, हो सकता है एक और पूछ दे या अलग-अलग पूछ दे लिखने को, कुछ भी पूछा जा सकता है। जो यहाँ पे दिया था उसको तो मैं बता दिया। तो चलो, तो ये रहा, इतना ही केवल फिगर बनाने का और ये दर्शाने का। फिगर बनाने का 4 मार्क और ये नाम दर्शाने का 2 मार्क, यानी यहाँ से आपको 6 मार्क इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद इसको करो अथवा कर कर, यहाँ पे एक और प्रश्न है कि स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख यानी वही चित्र बनाइए और उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। ओके, अब देखो स्त्री केसर क्या होता है भाई, यह जो फूल होते हैं उनका मादा जनन तंत्र होता है। ठीक है, मादा जनन अंग होता है स्त्री केसर। ठीक, तो यहाँ देखो, इसको हमने यहाँ इसका फिगर बनाया है, इधर इस पे नहीं बनाया है, इधर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ है, देख सकते हो। ये जो है ना फूल के एकदम बीच वाला जो पार्ट होता है वही एकदम ये स्त्रीकेसर होता है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। इसमें देखो, इसमें इसको सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे ये ऐसे वाला, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, और वर्तिकाग्र जो ये नीचे तक ऐसे आता है तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको वर्तिका बोलते हैं। और अंत में यहाँ जो ये पार्ट होता है ये होता है आपका अंडाशय। और यही तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, यही तीनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, एक तरह से मतलब जो स्त्रीकेसर होता है उसका निर्माण करते हैं। अब देखो यहाँ से, मतलब यहाँ से एक नली आती है। ठीक है, वो नली आकर सीधे यहाँ बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक, तो ये नली, उस नली को ही पराग नली बोला जाता है और यहाँ बीजांड में आकर ये प्रवेश करती है। तो देखो हमने बीजांड को भी लिख दिया है। तो इस प्रकार ये फिगर बनाकर पूरा का पूरा ये चीज़ें आप दर्शा दोगे। ठीक है, तो आपको फिगर बनाने का 4 मार्क और ये सब चीज़ें दर्शाने का 2 मार्क, यानी 6 मार्क आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका स्त्रीकेसर का ये पूरा फिगर हो गया और जो चीज़ें हमें दर्शानी थी हमने दर्शा भी दिया। ठीक, तो ये इसका अथवा वाला का भी आंसर हो गया। तो ये इस प्रकार हमने ये बायोलॉजी के भी सारे के सारे प्रश्नों को कर लिया। हमने पूरा का पूरा ये यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर था इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में कर लिया। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लेना, ये आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। साथ ही इसका सारा का सारा सॉल्यूशन का ये जो अभी मैं ये पीडीएफ था ना, ये फिगर सहित हमारी एप्लीकेशन है, मैं आपको बता दूं, यूपी एमएसपी स्टडी, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ से सारी आप ऐप डाउनलोड करते हो। यूपी एमएसपी स्टडी सर्च करोगे तो आ जाएगी, या उसका लिंक इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इससे डाउनलोड कर लेना। मैं नवंबर के अंत तक आपका क्या करूंगा कि ये सारे मॉडल पेपर, चाहे आपका साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, सोशल साइंस, सारे के सारे मॉडल पेपर का इसी तरह जैसे ये पूरा पूरा मैं लिख कर सॉल्यूशन किया था, सारा का सारा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो आप लोग का 2023 का सारा पेपर था ना, जैसे हिंदी का 7 कोड का, मैथ का 7 कोड का, हर एक सब्जेक्ट का 7 कोड का, उसका भी सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसका भी इस ऐप पे पूरा का पूरा वीडियो के साथ साथ आपका पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो आप तैयार रहना, जल्द ही आप मैं लॉन्च करूंगा, नवंबर के अंत तक लॉन्च कर दूंगा, तो आप बाई कर लेना। इसकी प्राइस काफ़ी कम, मात्र 299 रुपये होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी मैं चीज़ें दूंगा, जैसे आपके जो भी मतलब फेमस क्वेश्चन बैंक है उसका भी मॉडल पेपर मैं सॉल्व कर दूंगा। और मैं अपने तरफ से हर एक सब्जेक्ट का कम से कम कोशिश करूंगा 4 या 5 मॉडल पेपर बना दूं, प्रीवियस ईयर पेपर जो भी 2017, 18, 19 के थे उनका यूज करके नए पैटर्न पे। तो इसको पढ़ लोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ, कुछ भी नहीं पढ़े हो फिर भी आपका 80% तो मार्क आ ही जाएगा। ठीक, तो आप जरूर बाई करना, नवंबर के अंत में याद रखना लॉन्च करूंगा। ठीक, चलो, तो अभी ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यूपीएमएसपी स्टडी ऐप पे आपके पढ़ने लायक, आप उसका लाभ ले सकते हो। बाकी चलो, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हालांकि बीच बीच में थोड़ा प्रॉब्लम थी, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी इस कारण, लेकिन फिर भी आप मैनेज किए होंगे अच्छे से और मैं भी कर लिया आई थिंक अच्छे से। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपने सारे दोस्तों को अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।